Hello students, very good evening. Now am I audible properly? Yes. Anyone of you? Okay बेटा, okay, thank you. चलिए, हाँ आंसर था बेटा आपका, मैं ही ओपन नहीं कर पाया था। चलिए ठीक है, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा है। मेहनत से करते रहिए, ऐसे कंटिन्यूटी मेंटेन रखिए, डेफिनेटली अच्छे परसेंटाइल आएंगे आपके। ओके, आई थिंक you can clearly see the board. The topic is solutions. बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें भी वांट ऑफ फैक्टर वाले पार्ट को रिमूव कर दिया है, तो आपको जस्ट देखना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए फर्स्ट आते हैं हम। Solutions are the homogeneous mixture having two or more than two components, and second is the particle size. Particle size range will be less than 10 raised to minus 9 meter, you can say, correct? And particle size range, they are generally not asking like this question, but please remember homogeneous mixture, it means you are going to talk about true solutions only. ठीक है, केवल ट्रू सॉल्यूशंस की बात करेंगे हम। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। देयर आर डिफरेंट बेसिस टू क्लासिफाई द सॉल्यूशंस, इन व्हिच फर्स्ट वी हैव बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट, यू कैन से, और फिजिकल स्टेट ऑफ द सोल्यूट। तो सॉल्वेंट ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज सॉल्वेंट फिक्स है, तो फिजिकल स्टेट हम सॉल्वेंट का कंसीडर करते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट, you can say if the solvent is only solid in phase, in that case solute may be solid, liquid or gas, anyone. So that you can say here, okay, if solid was combined with the solid, then the proper examples whatever given, we can say solid solutions as alloys. Clear? अलॉय को क्या बोलते हैं आप? सॉलिड सॉल्यूशन। एग्जांपल ले लिया, अभी कोई भी अलॉय, जरूरी नहीं कि एक सिंगल मेटल की बात की जाएगी, आपसे हमेशा अलॉय की बात की जाएगी। जैसे ब्रास हो गया, ठीक है, स्टेनलेस स्टील हो गया या स्टील हो गया, तो ये सभी कैसे हैं? अलॉयज हैं। दीज आर द सिंपल एग्जांपल्स फॉर सॉलिड सॉलिड मिक्सचर in which solid solution, sorry, in which solute and solvent both are present in solid phase only. Next is solid liquid. You can see solid liquid solutions in which we are just changing the solute as liquid, but the solvent is only solid. So you can say there are best example which can be asked here, like as amalgams, all the metal amalgam, sodium amalgam दिया है, zinc amalgam दिया है, copper Hg दिया हुआ है, MgHg दिया हुआ है। ठीक है, तो जहां भी आपके पास अमलगम आएगा, then you have to identify which of the following, क्वेश्चन कैसे आएगा मैं उसका फॉर्मेट जस्ट आपको बता रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ। which of the following involves solid liquid solution, just solid liquid solution बोलेगा, it means they are going to talk for solvent. Solvent is solid. Next आएंगे हम solute, that is liquid. It means the first component to prepare the solution is solvent and the second component will be of solute. Clear? तो क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। फर्स्ट कंपोनेंट क्या कंसीडर करना है? यू हैव टू कंसीडर फर्स्ट कंपोनेंट एज सॉल्वेंट एंड सेकंड कंपोनेंट एज सोल्यूट। नेक्स्ट आते हैं हम, गैस इनटू सॉलिड। सपोज आपने बहुत सारे रिएक्शंस देखे, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में भी आपने रिएक्शंस देखे, जैसे आपने लिखा रेने निकल। क्लियर? तो जस्ट डायरेक्ट लिखा रहेगा व्हाट इज रेने निकल। रेने निकल का जो मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन होता है, इन विच सॉलिड एंड सॉल्यूट, सॉलिड और सॉल्यूट रेने निकल के लिए क्या होते हैं? एनीवन ऑफ यू वांट टू रिप्लाई? यस, रेने निकल, if I'm asking about the Rene nickel, what is solute and solvent? Solvent or solute? Yes, students, respond. I'm waiting for your answer. Any of you? Solute is hydrogen and solvent is palladium. मैं रेने का निकल पूछ रहा हूँ बेटा, और आप पैलेडियम बता रहे हो, क्योंकि पैलेडियम दिया हुआ है क्वेश्चन में कहीं पे।
मैंने वर्ड लिखा हुआ है रेन निकल, तो आपको निकल ही बताना है। निकल एंड एल्यूमिनियम एलॉय है वो तो, ठीक है, वो तो सॉलिड सॉलिड मिक्सचर हो गया, लेकिन उसके सरफेस पे हम किसको पास आउट कर रहे हैं, डाई हाइड्रोजन गैस को पास आउट कर रहे हैं, जो जाकर के डिजोल्व हो रहा है, ठीक है। सो डाई हाइड्रोजन गैस is adsorbed at the surface of the metal that will be considered as solute and the metallic surface as solvent. Clear? चलिए नेक्स्ट आते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशंस के केस में क्या है, लिक्विड इज द सॉल्वेंट एंड सॉलिड लिक्विड गैस दीज मे बी सोल्यूट। क्लियर? लिक्विड सॉलिड सॉल्वेंट कोई भी, सॉल्ट शुगर वाटर ले लो। लिक्विड लिक्विड बहुत अच्छा एग्जांपल, अल्कोहल और इथेनॉल ले लिया, इथेनॉल और वाटर ले लिया, C2H5OH, ठीक है, C2H5OH प्लस वाटर, ये दोनों कैसे हो गए, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस। ऐसे एग्जांपल ले लिया हमने बेंजीन C6H6, इसमें ऐड कर दिया हमने टोलुइन दैट इज C6H5, इसके साथ अटैच है एक CH3। तो बेंजीन और टोलुइन को भी क्या बोलेंगे हम, लिक्विड लिक्विड, बिकॉज बोथ आर एग्जिस्टिंग इन द लिक्विड फेज ओनली। जस्ट मैंने एग्जांपल इसलिए दिया कि एग्जांपल पूछे जाने के चांसेस होते हैं, डायरेक्टली कंपाउंड्स का नेम दिया जाता है आपके, और ये आपसे उम्मीद करी जाती है कि आपको पता रहेगा एटलीस्ट इनका फिजिकल स्टेट क्या है, बिकॉज आप 11th स्टैंडर्ड में ही ऑलरेडी पढ़ चुके होते हो फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड्स। क्लियर? यस, एसिटिक एसिड इन वाटर, विनेगर जो आप यूज करते हैं नॉर्मली मार्केट वाला व्हाइट कलर वाला कलरलेस कंपाउंड, सो क्या हो गया आपके पास, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं गैस इनटू लिक्विड। जैसे क्लोरीन वाटर आपने लेबोरेटरी में यूज किया होगा, क्लोरीन वाटर है तो क्लोरीन गैस को वाटर में जस्ट पास आउट कर दिया। आप यूज करते हो डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, गैसियस फेज को वाटर में पास आउट कर देते हैं, ठीक है। सो दीज आर कंसिडर्ड एज गैस लिक्विड सॉल्यूशन इन विच लिक्विड इज सॉल्वेंट एंड गैस इज सोल्यूट। ऐसे आप एक्वेटिक एनिमल्स की अगर हम बात करें, जो पानी में रहने वाले हैं, वो सभी सांस कैसे लेते हैं, ऑक्सीजन ही निकालते हैं ना। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को केमिकली ब्रेक कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ऑक्सीजन को ही एब्जॉर्ब किया उन्होंने, ठीक है। इसका मतलब ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल इज डिसॉल्व्ड इनटू वाटर, जो वो रेस्पिरेशन में यूज कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात इतनी? तो ये हो गया आपके पास गैस इनटू लिक्विड। नेक्स्ट आते हैं हम गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन में एयर को एज मेजर सॉल्वेंट कंसीडर अगर मैं कर लूं, तो डस्ट पार्टिकल्स एयर में मिक्स्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो सॉलिड इनटू गैस हो गया सॉल्यूशन। लिक्विड इनटू गैस, लिक्विड इनटू गैस मींस आपके पास कोई भी लिक्विड स्टेट वाला कंपाउंड है, जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया। क्लोरोफॉर्म बहुत हाईली वोलेटाइल, कंडीशन क्या होनी चाहिए, द लिक्विड शुड बी वोलेटाइल इन नेचर। लिक्विड कैसा होना चाहिए बेटा, वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या है, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी गैसियस फेज में कन्वर्ट होता हो, उसको क्या बोलते हैं हम, वोलेटाइल। सो इफ लिक्विड इज चेंजिंग इनटू वेपर स्टेट and these vapors are dissolved into atmospheric air, in that case the solution will be called as liquid gas solution, correct, in which liquid is the solute and gas is the solvent। क्लियर हो गई बात? गैस इनटू गैस, तो एयर खुद ही गैसियस मिक्सचर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और बहुत सारी गैसेज मिक्स्ड है, ठीक है। सो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ गैस गैस मिक्सचर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, हाँ, क्वेश्चन कैसे आएगा, इफ दे आर जस्ट आस्किंग हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर, इन दैट केस यू हैव से देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। क्या बोलेंगे आप, 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, अगर कोई बेसिस गिवन नहीं है। अगर आपको बेसिस पे पूछा है, देन यू हैव टू से 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। अगर बेसिस गिवन है आपके पास क्वेश्चन में, 2 टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट, बिकॉज जो भी सोल्यूट हम डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, दैट विल एक्वायर द एंटायर फेज इन विच द सॉल्वेंट इज प्रेजेंट। अगर हमारे पास सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है, तो पूरे सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट वही रहेगा, ठीक है। सो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, then you have to say the answer as only 3 types of solutions are there in which solid, liquid and gases are used as solvent। अगर without basis पूछता है how many types of solutions, तो just you have to say 9 types of solution। It means they are asking about other possibilities which can be applied for solute as well as solvent। Clear? Next आते हैं, सेकंड बेसिस क्या है आपके पास क्लासिफिकेशन का, सी।
सेकंड क्लासिफिकेशन का बेसिस हमने लिखा है यहाँ पे बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, कितना क्वांटिटी डिसॉल्व हो रहा है, कितना मैक्सिमम क्वांटिटी डिसॉल्व हो सकता है। सॉरी, सेकंड वाला है कॉन्सेंट्रेशन में, देख लेते हैं पहले। कॉन्सेंट्रेशन आपने देखा होगा लेबोरेटरी में, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन ऐसा लिखा होता है। So based on concentration, there are two parts. One is the dilute solution and another is concentrate solution. Dilute solutions are those in which small amount of solute is dissolved into excess of solvent, and concentrate solutions are those in which excess amount of solute is dissolved into less amount of solvent, you can say. Correct? जैसे एग्जांपल ले लिया आपने, डाइल्यूट H2SO4 है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट ले लिया। ऑल दीज आर सिंपल एग्जांपल्स। थर्ड इज बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इज व्हाट? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड टू प्रिपेयर द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? That is considered as solubility. So based on solubility, whatever the solubility is given or how much quantity of the solute is dissolved into liquid, into the solvent, correct? These solutions are basically divided into three parts. What are these three parts? First one is here, unsaturated solution. What is unsaturated solution? It means more amount of solute can be dissolved at constant temperature. Clear? More amount of solute can be dissolved at constant temperature. Next is saturated solution. In case of saturated solution, extra amount of solute cannot be dissolved at constant temperature. मैं बार बार लिख रहा हूं यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर, इसका मतलब जब सैचुरेशन या अनसैचुरेशन आप चेक करोगे, एट दैट टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन will be fixed and that will be measured at the same temperature. Temperature vary नहीं करना चाहिए because solubility of the compound is also depending on the temperature. अब ये अलग बात होगी कि solid इफेक्ट करेगा, liquid है, गैस से कैसे इफेक्ट होगा, that is another concept. But if some more amount of solute is dissolved into the solvent, in that case, into the solution you can say, in that case the solution will be called as unsaturated. If extra amount of solute cannot be dissolved into the solution, that will be saturated. If extra amount of solute can be dissolved into the saturated solution, then you have to increase the temperature of the solution. So that type of solution is called as supersaturated solution. जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं unsaturated को extra amount of solute cannot be dissolved. Supersaturated solution possible only at high temperature, and the extra dissolved solute gets separated after cooling. मीन्स जैसे ही उसको ठंडा करेंगे फिर से एक्स्ट्रा डिसॉल्व्ड सोल्यूट क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। जैसे सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, आप शुगर मेल्ट करते हो घर पे, थोड़ा सा वाटर आपने ले लिया कंटेनर में और उसमें शुगर डाल दिया, डिसॉल्व करते जाइए, डिसॉल्व हो रहा है। जैसे जैसे आप हीट इंक्रीज करते जाएंगे उसका, और मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ शुगर कैन बी डिसॉल्व्ड। क्लियर? मींस वहां पे मेल्ट नहीं हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है जस्ट। प्लीज टेक केयर अबाउट द मेल्टिंग एंड डिसोल्यूशन। क्लियर? डिसोल्यूशन क्या है? मॉलिक्यूलर लेवल पे क्रिस्टल्स या आयनिक लेवल पे आयनिक कंपाउंड्स ब्रेक हो जाते हैं इन द डिसोल्यूशन, और डीकंपोजिशन या केमिकल रिएक्टिविटी अलग पार्ट है। So making the solution that may be unsaturated, saturated or supersaturated cannot be considered as a chemical change. चाहे जो भी solution आप बना रहे हो, that is only the decomposition of the given compound up to molecular level. Clear? So ये हो गया आपके पास extra dissolved solute. It means जब भी आपके पास unsaturated solution बनेगा, that will be always formed at higher temperature. Lower temperature पे या फिर स्टैंडर्ड स्टेट पे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्लियर? इसमें क्वेश्चन कैसे आता है? एक आया हुआ क्वेश्चन है जिसमें पूछा जाता है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसॉल्व्स मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन बी सेपरेटेड ऑन कूलिंग। तो जनरली तो दिमाग घूम जाएगा कि हाँ, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड या सैचुरेटेड कुछ भी हो, सब में हम अगर कूल करेंगे तो कुछ ना कुछ तो प्रेसिपिटेट बन ही जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन किसके लिए एप्लीकेबल होती है? सुपर सैचुरेटेड के लिए। तो आपको क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, आपको जस्ट फाइंड आउट कर लेना आंसर कि दैट विल बी अप्लाइड फॉर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। होप द पॉइंट इज क्लियर नाउ।
नेक्स्ट आते हैं। फोर्थ बेसिस दैट इज बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे हम कैसे डिवाइड करते हैं सॉल्यूशंस को? दीज आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स इन विच फर्स्ट इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक। एज वी नो हियर, आइसो मींस क्या है? कांस्टेंट। इट मींस द सॉल्यूशंस which are two or more solutions. It means if two or more than two solutions are given, in that case only we can decide isotonic, hypertonic as well as hypotonic solutions. So isotonic solutions are those in which two or more solutions are there, and all of the solutions which we have to compare have always similar osmotic pressure. कोई भी ऐसा solution, दो या दो से ज्यादा solution ले लेते हैं, उसका osmotic pressure अगर सबका similar आता है, that will be isotonic. इन केस किसी का ऑस्मोटिक प्रेशर हायर हो जाता है, इट मींस वी आर ऑलवेज कंपेयरिंग विथ टू डिफरेंट और मोर सॉल्यूशंस। क्लियर? सो इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ वन बिकम्स हायर एंड अनदर बिकम्स लोअर, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई हो जाएगा उसको बोलते हो आप हाइपरटोनिक, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर लो हो जाएगा, लो ऑब्जर्व होगा, उसको आप बोलते हो हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक जैसे आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हो, कोई बहुत ज्यादा चिल्ला के आपसे बात कर रहा है, आप बोलते हो हाइपर नहीं होना है। हाइपर का मतलब क्या है? सो प्रीवियस पेजेस वंस अगेन, एक ही पेज बेटा चल रहा है, ये क्लासिफिकेशन वापस कर देता हूं मैं अभी, वेट। हाइपरटोनिक, जब आपके पास कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है और दूसरा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर है, तो जिसका हाई है उसको हाइपरटोनिक, लोअर जिसका है उसको हाइपोटोनिक कंसीडर करते हैं, और अगर दोनों का सेम हो गया दैट विल बी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आई थिंक पॉइंट इज क्लियर ना? बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है इसमें। नेक्स्ट आते हैं। जस्ट अभी स्टार्ट ही किया है बेटा, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। आई हैव एक्सप्लेन ओनली दिस थिंग। सॉल्यूशंस होमोजेनियस मिक्सचर है, पार्टिकल साइज रेंज है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस है जनरल, कितने टाइप के सॉल्यूशन है बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस है, बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट है, बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड है, and based on osmotic pressure I have just explained in front of you that isotonic, hypertonic and hypotonic solutions. Clear? I think these points are clear and the type of questions also. Next आते हैं solubility। अभी just पीछे हमने बताया कि what is mean by solubility? The maximum amount of solute, the maximum amount of solute that can be dissolved in a solvent to prepare सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या प्रिपरेशन करने हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन का प्रिपरेशन करना है। इट मींस जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पे आप एक ग्लास में वाटर रख दीजिए और उसमें थोड़ा सा शुगर डाल दीजिए, ठीक है, डिसॉल्व कर दीजिए, प्रॉपर डिसॉल्व हो गया, कुछ और शुगर के क्यूब्स डाल दीजिए, फिर से आपने डिसॉल्व किया, फिर से डिसॉल्व हो गया, और ये प्रोसेस तब तक करते जाइए, ठीक है, ये प्रोसेस आप तब तक करते जाइए जब तक कि शुगर डिसॉल्व हो रहा है। जैसे ही उस नॉर्मल टेम्परेचर पे जिस पे आपने डिसोल्यूशन स्टार्ट किया था, ठीक है, जैसे उस नॉर्मल टेम्परेचर पे डिसोल्यूशन बंद हो जाता है, इसका मतलब द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इज कंप्लीटेड एंड दिस सॉल्यूशन बिकम्स सैचुरेटेड नाउ। अब इससे ज्यादा आप डिसॉल्व नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। What is mean by solubility? I have already explained. And the factors affecting solubility, because solubility depends on the temperature and it is also related with the physical state of the solute. That's why if you are going to explain the factors affecting solubility, then the first factor which can affect, that is temperature. When we are taking solid solute in consideration, हम केवल solid solute की अगर बात करेंगे तो उस केस में क्या है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं बेटा, होता क्या है, मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व। इसका मतलब जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी जनरली क्या हो जाती है, सॉलिड सोल्यूट्स की इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सॉलिड सोल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। लिक्विड्स तो ऐसे भी मिसिबल है, इसलिए लिक्विड्स को जनरली यहाँ पे हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं इसमें कि जब आप सॉलिड सोल्यूट की बात करेंगे,
टेम्परेचर इंक्रीज होगा, it means solubility of solid solute will be increases. Solubility of solid solute will be increases. और एक पॉइंट बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है आपको, सोडियम सल्फेट भी सॉलिड है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि कोई भी सॉलिड ले जाकर के डिसॉल्व करो और टेम्परेचर इंक्रीज करो तो बढ़ती जाएगी सॉलिबिलिटी, नॉट ऑलवेज। कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा है ऐसे जिसमें मेनली कंसीडर करते हैं हम सल्फेट सॉल्ट्स को, ठीक है। तो जो सल्फेट सॉल्ट्स हैं, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज भी करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, जनरली जो सल्फेट सॉल्ट्स हैं जो ग्रुप 1 या ग्रुप 2 से बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, जनरली डिक्रीज कर जाती है। ये फैक्ट आपको याद रखना है, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन। क्लियर, ये नेचर होता है सल्फेट्स का, जो अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में भी कुछ लेवल तक एप्लीकेबल है, लेकिन अल्कली मेटल्स के लिए फैक्ट है ये, ठीक है। तो ये आपके याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, करेक्ट। सो फैक्टर क्या है आपके पास, टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम सल्फेट हो गया, पोटेशियम सल्फेट हो गया, लिथियम सल्फेट ले लीजिए आप, ठीक है, सीजियम सल्फेट, दैट विल बी कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस। क्लियर, याद रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस सोल्यूट। अगर हम गैसियस सोल्यूट की बात करेंगे तो गैसेज में तो वैसे भी बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। इसका मतलब कि अगर गैसेज में ऑलरेडी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है और गैसेस मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी भी लार्जर है, इधर उधर मूव भी कर रहे हैं फटाफट, इसका मतलब क्या है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और इजिली स्कैप अप कर जाएंगे, ठीक है। इसलिए एक जनरल एग्जांपल देखो, अब जब किसी ग्लास में सपोज आपने थोड़ा सा वाटर लिया और थोड़ा हीट कर दो, हीट करो मतलब बॉयल नहीं हो रहा है, बस स्लाइटली थोड़ा सा वार्म कर दो उसको, तो थोड़ी देर के बाद आप देखोगे छोटे छोटे बबल्स आ जाते हैं, उस साइड वॉल्स पे चिपक जाते हैं या फिर अंदर की तरफ मूव होने लगते हैं। वो क्या है एक्चुअली, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन डिसॉल्व हो गया है ना उसके अंदर, ठीक है, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बाहर निकलना चाहता है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपने इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो ऑक्सीजन धीरे धीरे बबल्स के फॉर्म में बाहर आने लगता है, जबकि उस टाइम पे बॉयल नहीं हो रहा है, बॉयल तो 100 डिग्री पे होगा, वार्म करने से थोड़ा सा बॉयल नहीं होगा। क्लियर, so this way you can say that solubility of gaseous solute decreases as the temperature of the solution increases, correct. Now the next factor is pressure, how pressure is going to affect the solubility. In case of pressure, we can say if solid and liquid solutes are there, then solids and liquids are almost incompressible in nature, दोनों incompressible होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब हम इसमें प्रेशराइज करेंगे, कॉम्प्रेस करेंगे, तो कॉम्प्रेस तो हो नहीं रहा है, इनकॉम्प्रेसिबल है, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जितना है उतना ही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल। गैसेस क्या होते हैं, बहुत हाईली कॉम्प्रेसिबल होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लार्जर होता है। इसका मतलब अगर हम प्रेशर अप्लाई करते जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ गैस विल बी डिसॉल्व्ड इनटू द सॉल्वेंट, क्लियर, और सैचुरेशन की तरफ बढ़ता जाएगा। इसलिए जब किसी आप गैस को डिसॉल्व करते हो, जैसे अमोनिया गैस को वाटर में अगर डिसॉल्व करके अगर आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाने की कोशिश की, या फिर अमोनिया सोल्यूशन जिसको जनरली बोलते हो, अमोनिया सोल्यूशन बनाने का ट्राई किया, तो उस केस में क्या होता है, गैसेस में जितना ज्यादा आप प्रेशर अप्लाई करोगे, जितना फोर्स से आप गैस पास आउट करोगे, उतना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर गैपिंग जो वाटर में पहले से प्रेजेंट है उसको ऑक्युपाई कर लेगी, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं कि गैसेज आर हाईली कॉम्प्रेसिबल, so that the solubility of gaseous solute will increases as the pressure increases, clear. So solubility directly proportional है। इसमें एक रूल भी है आपके पास जिसको बोलते हो आप हेनरीज लॉ, ठीक है। हेनरीज लॉ आते हैं हम, हेनरीज लॉ क्या है, हेनरीज लॉ इज ओनली अप्लाइड फॉर गैसियस सोल्यूट, हम सॉलिड सोल्यूट के लिए बात नहीं करते इसमें, ठीक है। तो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट, गैस का गैस में सॉल्यूशन नहीं, सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशन नहीं, या सॉलिड का गैस में सॉल्यूशन नहीं, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट, दो फिजिकल स्टेट फिक्स है यहाँ पे, इसका मतलब द एंटायर फेज ऑफ द सॉल्यूशन शुड बी लिक्विड। फिजिकल स्टेट क्या होगा, लिक्विड होगा, किसका, सॉल्यूशन का। सो गैसियस solute in liquid solvent increases as the
टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेस। तो आपके पास फॉर्मूला है, solubility of the gas is directly proportional to the partial pressure or applied pressure of the gas over the solution. And if you are going to move here, then this formula can be given as S is equal to KH into P, where K is called as solubility constant that depends on the nature of solvent, और हेनरीज कांस्टेंट solubility कांस्टेंट बोलते हो या फिर हेनरीज कांस्टेंट बोलते हो। इसका यूनिट आप याद रखना, ठीक है, इसका यूनिट याद रखना है। यूनिट ऑफ के इज व्हाट, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब पर एटमॉस्फेयर। व्हाई, व्हाट इज द रीजन हियर, यू कैन सी आपके पास क्या है, प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा, सिंपल है, केएच का यूनिट आपको फाइंड आउट करना है। तो सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या है, मोल्स पर लीटर, ग्राम पर लीटर, इसी में फाइंड आउट करते हो आप, ठीक है। और प्रेशर का यूनिट क्या ले लिया आपने, एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब हो गया एसआई यूनिट में, और आपके पास एटमॉस्फेयर का यूनिवर्स इनवर्स, क्लियर। सो यूनिट ऑफ के इज व्हाट, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब पर एटमॉस्फेयर, या पर बार दिया हुआ है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा यूनिट दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम कन्वर्जन देख लेंगे इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। स्क्रोल करना है, स्क्रोल अप, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे है सॉल्युबिलिटी से, आई थिंक नंदन, ओके, हैव यू गॉट द पॉइंट, नोट्स आपके पास जाएगा, डोंट वरी। हेनरीज लॉ ये हो गया आपका। अब आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखे हैं कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं प्रीवियस ईयर से, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है। Which of the following possess physical state of solute and solvent are liquid and solid respectively? Yes, आपको क्या बताना है बेटा, लिक्विड है और सॉलिड है रेस्पेक्टिवली। एनीवन ऑफ यू, बी जिंक अमलगम, जिंक, बी, वेरी गुड, वेरी गुड, यस, ऑल ऑफ यू हैव टू पार्टिसिपेट। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जस्ट मेमोरी बेस्ड है, अभी क्लासिफिकेशन जैसे बताया इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। नेक्स्ट आते हैं, at 293 Kelvin temperature and temperature, at 293 Kelvin temperature, if partial pressure of all the given gases are same, then which of the following gas possess maximum solubility in water? Yes, जूम कर रहे हैं बेटा, आई थिंक ये क्लियर नहीं आ रहा है, हो सकता है कुछ पिक लेने में ही प्रॉब्लम रहा होगा, मैंने भी स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया। देखिए अभी बराबर दिख रहा है आपको, ए, थोड़ा सोच के बोलना है बेटा, सोच के बोलना है आंसर, डी, at 293 Kelvin temperature, if partial pressure of the given gases are same, हम same pressure apply कर रहे हैं, then which of the following gas possess maximum solubility in water? एकदम छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है, देखो देखो फटाक से, ध्यान से, ए और डी में कंफ्यूजन है। यस, विल यू से द रीजन कि प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर तो सेम है, व्हाट इज द रीजन दैट वन इज मोर सॉल्युबल, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है? ये स्टूडेंट्स, will you say the name of forces of attraction which are involved in the solution between solute and solvents? कितने टाइप के फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर, बता सकते हैं? और जैसे नेम हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, डाइपोल डाइपोल हो सकता है, वेरी गुड। अदर टाइप्स ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर पॉसिबल और नॉट? आयनिक भी हो सकता है, वेरी गुड, मींस आयन डाइपोल हो सकता है, वंडर वाल्स हो सकता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल हो सकता है, लंडन फोर्सेस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक कोई फोर्स तो बोला नहीं, यहाँ पे जस्ट गैसेस की बात किया हुआ है इन्होंने। इट मींस वी हैव टू आस्क अबाउट द वंडर वाल्स फोर्सेज ओनली, क्लियर ना? क्योंकि वंडर वाल्स फोर्सेस क्या होते हैं, वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जो गैसेस में मेनली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सो आपके पास ये सारे गैसेस हैं, हीलियम है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, करेक्ट। सो इसमें मेजर रीजन आपको बोलना है, व्हाट इज द रीजन, आंसर और रीजन बी, मास ज्यादा है। किसका मास ज्यादा है बेटा? आदित्य, O2, O2 का मास ज्यादा है, ठीक है, डेफिनेटली करेक्ट आंसर क्या होगा आपके पास? डी,
बेटा थोड़ा सोच के आंसर दीजिए, फटाफट स्पीड बढ़ाइए भाई, ऐसा नहीं काम चलेगा। आपके पास क्या है, ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाला कौन सा कंपाउंड है, O2 है, और इसका मतलब पार्शियल प्रेशर सबका सेम है, तो जिसका मास ज्यादा रहेगा वो अंडरवाल्स अट्रैक्शन ज्यादा शो करेगा, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। इन विच कंडीशन हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल? आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस, gaseous solute at high pressure and low temperature. Gaseous solute react with solvent. Gaseous solute neither associate nor dissociate in solution and applicable in all the given conditions. Which is correct answer? D. D को बोल रहे हो आप, करेक्ट आंसर है। यस, ट्राई करिए बेटा। डी डी डी। आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसियस सोल्यूट एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर है। गैसियस सोल्यूट रिएक्ट, रिएक्शन की तो बात ही नहीं है, तो ऑल ऑफ द एबव तो रॉन्ग हो जाएगा बेटा, बिकॉज केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। किसी सॉल्यूशन को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो वहां पे केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, इट इज जस्ट द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन acting between two same or different type of molecules, you can say similar nature of molecules, you can say, well clear. तो gaseous solute neither associate nor dissociate in solution, this is correct or wrong? In which condition Henry's law is applicable? तो यहाँ पे हम लिक्विड और सॉलिड सोल्यूट की तो बात ही नहीं करेंगे, वी हैव टू टॉक ओनली अबाउट द गैसियस सोल्यूट। तो गैसियस सोल्यूट में क्या हो रहा है, गैसियस सोल्यूट neither associate nor dissociated, it means option number C will be correct, not B. ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट बिकॉज गैसियस फेज इज एप्लीकेबल ना बेटा, थोड़ा सा सोच के आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। विच गैस पॉसेस हाई सॉल्युबिलिटी? कौन सी गैस की सॉल्युबिलिटी हाई है? ये ग्राफ दिया हुआ है, वाई एक्सिस पे हमने प्रेशर ले लिया और एक्स एक्सिस पे सॉल्युबिलिटी ले ली। ठीक है, ऑक्सीजन डिसोल्यूशन इन वाटर इज होल्डिंग एन एनोमलस बिहेवियर। हाँ, वो तो ऑक्सीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो अलग बात हो गई बेटा, हमें एनोमलस बिहेवियर नहीं, हमें जस्ट ऐसा रीजन अप्लाई करना है जो सबके लिए एप्लीकेबल हो जाए। ठीक है, एनोमलस बिहेवियर को अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, एनोमलस बिहेवियर के बेसिस पे ऑलवेज नहीं बोल सकते। चलिए, यस, आंसर आने शुरू हो गए, वेरी गुड, चलो चलो बोलो किसका आंसर होगा बेटा, करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, ए बी सी डी में से कौन सा राइट आंसर है, बोलिए फटाफट, डी 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 डी। ठीक है, वेरी गुड, डी की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, हाई सॉल्युबिलिटी पे है, करेक्ट, बिकॉज एस कहां पे ज्यादा दिख रहा है, डी पे, और पार्शियल प्रेशर भी कम दिख रहा है, तो सॉल्युबिलिटी कम प्रेशर पे भी बहुत ज्यादा है, तो डी आंसर करेक्ट हो गया। चलिए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, in the vaporization of liquids into air, liquid dissolves into air, hence liquid is considered as solute, solvent, mixture, क्या कंसीडर करते हो? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बोलिए, सी। क्या बोल कर रहे हो बेटा, सी। वापस क्वेश्चन रीड करिए, इन द वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड्स इनटू एयर, लिक्विड डिसॉल्व्स इन एयर, लिक्विड डिसॉल्व्स इन एयर, hence liquid is called as, you can't say liquid is always used as solution, no, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए नहीं एप्लीकेबल है बेटा। आप किसको फाइंड आउट कर रहे हो, कौन सा जाके कहां पे डिसॉल्व हो रहा है, स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको हमने, यस, सोल्यूट होगा, सोल्यूट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। वाटर वेपर सपोज जाकर के एयर में डिसॉल्व हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, जैसे ह्यूमिडिटी है अभी आज के डेट में, जैसे बारिश हो रही है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो गई, इसका मतलब वाटर का वेपर्स बहुत ज्यादा है, तो जाके एटमॉस्फेयर में डिसॉल्व हो रहा है ना, एयर में डिसॉल्व हो रहा है, सो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए, ठीक है, वेरी गुड अटेम्प्ट। नेक्स्ट आते हैं हम, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? The properties of solution which depends only on the number of solute particles but not on the nature of the solute are known as colligative property. Definition है simple, read कर सकते हो टेक्स्ट बुक से आप। These are of mainly 4 types which is given in syllabus. First one is relative lowering of vapor pressure. Second is boiling point. यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए था, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। नेक्स्ट इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन
and the last is osmotic pressure. Correct? These are the 4 colligative properties which are given in your syllabus. तो हम 1 by 1 आते हैं, फर्स्ट को देखते हैं हम. देखिए, फर्स्ट आते हैं हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए. आपको कुछ टर्म समझने हैं. वेपर प्रेशर. व्हाट इज वेपर प्रेशर? इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड एंड द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन साइड वॉल्स ऑफ द कंटेनर. जैसे एग्जांपल ले लिया हमने, हमारे पास सपोज ये वाटर बॉटल है, इसके अंदर थोड़ा सा वाटर है प्रेजेंट. ठीक है, अब ये वाटर अगर मैं ऐसे ही रख दूं 2-3 दिन तक, तो थोड़ा वेपराइजेशन इसमें स्टार्ट हो जाएगा, वेपर्स बनेंगे, लेकिन यहाँ पे स्टॉपर लगाया हुआ है तो वेपर्स बाहर नहीं जा रहे हैं. तो होगा क्या, थोड़े टाइम के बाद या 2-4-10 घंटे के बाद क्या होगा, फिर इसमें जो ड्रॉपलेट्स रहेंगे वो अंदर की तरफ साइड में चिपक जाएंगे और एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि जितने मॉलिक्यूल लिक्विड से गैस में ऊपर की तरफ आएंगे, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल ट्रांसफर फ्रॉम गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट और एक साइक्लिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद थोड़े थोड़े 1, 2 या 3 ऐसे ड्रॉपलेट्स गिरते रहेंगे नीचे एक फिक्स टाइम इंटरवल पे. ठीक है, जैसे हमने 10 मिनट का टाइम ले लिया तो 10 मिनट्स में सपोज इसमें 2 ड्रॉप नीचे की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ मॉलिक्यूल इसमें से निकल करके गैसियस स्टेट में गए. दैट स्टेट इज कॉल्ड एज equilibrium state. It means the state in a closed container where volatile liquid is placed and rate of evaporation, you can say rate of evaporation. What is mean by equilibrium here? It implies the rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation. Rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation. This state is called as equilibrium state at constant temperature. मतलब जब भी हम ये वेपर प्रेशर assume करेंगे, जब भी इसको कंसीडर करेंगे, that will be always applied at a constant pressure. एक फिक्स टेम्परेचर पे रहेगा, सॉरी प्रेशर नहीं, फिक्स टेम्परेचर पे रहेगा. प्रेशर तो ऑलरेडी कांस्टेंट हो जाएगा जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाएगा. उस कंडीशन में वेपर जितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वॉल्स ऑफ द कंटेनर या फिर एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, वही क्या उसका वेपर प्रेशर है. क्लियर? नेक्स्ट पार्ट आ जाते हैं हम. लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. व्हाट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? सपोज हमारे पास प्योर वोलेटाइल सॉल्यूशन है, ठीक है, या सॉल्वेंट है, उसमें हमने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया. तो जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो उस केस में होता क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज हो जाएगा. इसलिए हमने आपसे लास्ट टाइम पूछा था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस आर इन्वॉल्व्ड इनटू द सॉल्यूशन. सो देयर आर बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स, आई वांट टू से, not the dissociated part or other types of attraction, hydrogen bonding, not like that. There are mainly 3 types of forces of attraction are acting when a non-volatile solute is dissolved into the solvent or any solute is dissolved into the solvent. What are these types of forces? In which first one we can say, first तो पहले से है solvent solvent attraction, solvent solvent attraction है. दूसरा है आपके पास solvent solute attraction, बिकॉज जब तक solvent और solute particles के बीच में force of attraction काम नहीं करेगा तब तक वो dissolve नहीं हो सकते. क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं हम सोल्यूट सोल्यूट अट्रैक्शन. डेफिनेटली अगर शुगर का एक आपने क्यूब लिया हुआ है, शुगर क्यूब है, तो उसके मॉलिक्यूल्स भी आपस में, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल या शुगर का एक, सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्टेड है. क्लियर? डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर लोअरिंग. हाँ बताते हैं बेटा, डोंट वरी, अभी तो 1 by 1 आ रहे हैं, देखते हैं. तो सोल्यूट और सोल्यूट अट्रैक्शन है. इसका मतलब हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप के फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है बेसिकली जो काम कर रहे हैं इन अ सॉल्यूशन, इन विच फर्स्ट इज सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्वेंट पार्टिकल के साथ अट्रैक्टेड है. सॉल्वेंट डेफिनेटली सोल्यूट के साथ अट्रैक्शन शो करेगा तभी सॉल्यूशन बनने की पॉसिबिलिटी है. और दूसरा है आपके पास सोल्यूट सोल्यूट के साथ भी अट्रैक्शन है. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन व्हिच गवर्न्स द वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन ऑफ द सॉल्वेंट. तो होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे वेपर प्रेशर लोअर हो जाएगा बिकॉज आप देख रहे हो यहाँ पे 2 टाइप के और फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है जो अराइज हो गए. पहले तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट केवल अट्रैक्टेड था,
कैसे भी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ सेपरेट हो जाता था आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, इवेपोरेट हो जाता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है इस केस में, जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल का मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है या कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है वेपर स्टेट में, ठीक है, वो नॉन वोलेटाइल है प्योरली। क्लियर? जैसे सॉल्ट ले लिया आपने या शुगर को ऐसे एटमॉस्फेयर में रख दीजिए तो अपने आप वो गायब नहीं हो जाएगा, जबकि आप कैम्फर ले लो, नेफ्थलीन टैबलेट्स है, वो सब अगर आप ऐसे ही ओपन एटमॉस्फेयर में रख दीजिए तो वो इजिली गायब हो जाएगा। एसीटोन है वो भी रख दीजिए, अपने आप इवेपोरेट हो जाएगा, मतलब उसको वोलेटाइल बोलेंगे। नॉन वोलेटाइल जो अपने आप इवेपोरेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे नॉन वोलेटाइल अगर हम ऐड करेंगे तो जो न्यू टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है वो मॉलिक्यूल्स को, जो अपर लेयर है उसको बाइंड अप करके रखेगा, नीचे की तरफ खींचना स्टार्ट कर देगा, बाहर नहीं निकलने देगा इजिली। इट मींस द वेपर्स व्हिच आर फॉर्म्ड इनिशियली इन द प्योर सॉल्वेंट विल डिक्रीजेस। करेक्ट? सो अगर डिक्रीज हो रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो वेपर्स पहले बन रहे थे उतने वेपर्स बने ही नहीं, तो भी एक टाइम पे इक्विलिब्रियम तो अटेन कर लेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया तो वही जितना क्वांटिटी डिक्रीज हुआ है, जितना अमाउंट डिक्रीज हुआ है वेपर प्रेशर का, दैट विल बी कॉल्ड एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर लोअरिंग। क्लियर हो गई बात? अब पहले हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात कर लेते हैं। इसमें है क्या बेसिकली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? दिस विल बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ फॉर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बेस्ड ऑन देयर क्वांटिटीज। क्लियर? कैसे हम इंडिकेट करेंगे इसको, देखिए आते हैं बेटा हम पॉइंट पे, रुके अभी नेक्स्ट आएगा आगे आपका क्वेश्चन, डोंट वरी। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ क्या गवर्न करता है, इसको बेसिकली हमने दो अलग अलग पॉइंट्स में इंडिकेट किया है, जबकि होता है एक ही, फर्स्ट वाला ही करेक्ट है, लेकिन सेकंड वाले को हमने इंडिकेट किया दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करने के लिए। राउल्ट्स लॉ क्या है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है is equal to the product of vapor pressure of that pure component and its mole fraction। मींस कितना क्वांटिटी आपने डिसॉल्व किया, वो क्वांटिटी डिसाइड करेगी कि कितना वेपर प्रेशर लोअरिंग होना चाहिए, कि कितना वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का प्रेजेंट होगा। अगर आपने ज्यादा ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल तो डेफिनेटली और कम वेपर बनेंगे, अगर आपने स्मॉल अमाउंट में ऐड किया तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा वेपर प्रेशर में प्योर सॉल्वेंट के कंपेरिजन में, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग है क्या, the partial vapor pressure of any volatile component of a solution is the product of vapor pressure of the pure component and its mole fraction which is present in the solution, right? And the second thing that we can say, total vapor pressure of the solution is equal to the sum of the partial vapor pressures of all the component of solution। जैसे आप किसी गैसियस मिक्सचर के लिए बात करते हो, ठीक है, आपने पढ़ा होगा चैप्टर गैसियस स्टेट, तो जैसे वहां पे सारे गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर वही टोटल मिक्सचर का पार्शियल प्रेशर होता है, सेम वही कॉन्सेप्ट है सॉल्यूशन के अंदर। अगर हमारे पास वोलेटाइल कंपोनेंट्स है, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल हैं, सो उस केस में टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी इंडिकेटेड बाय यूजिंग द टर्म हियर PS। हमने क्या एज्यूम किया यहाँ पे, PS इज द पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या है बेटा, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, कौन, PS। P1 naught X1, where P1 naught and P2 naught are the vapor pressure of pure solvent and solute। प्योर सॉल्वेंट और सोल्यूट का क्या है, प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ओनली, नॉट पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर, करेक्ट। So PS क्या है आपके पास, P1 naught X1 plus P2 naught X2, where you can say PS can be written as also P is equal to P naught X1 या P1 is equal to P1 naught X1 बोल सकते हो। ऐसे ही आपके पास P2 equals to लिख सकते हो आप P2 naught X2। टोटल प्रेशर P total equals to P1 plus P2, ये भी हो सकता है, या फिर PS is equal to जस्ट डायरेक्ट P1 और P2 का वैल्यू हमने रख दिया, P1 naught X1 plus P2 naught X2। Hope the point is clear। If the solute is non-volatile, अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो उस केस में क्या होगा, जो टोटल वेपर प्रेशर रहेगा प्योर कंपोनेंट का वही जीरो हो जाएगा। इट मींस अगर सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो ये जो हमारे पास प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा बेटा, जीरो, क्योंकि वोलेटाइल ही नहीं है तो वेपर ही नहीं बनेगा।
वेपर नहीं बना तो प्रेशर का आएगा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, 0। अगर वेपर प्रेशर 0 हो गया नॉन वोलेटाइल का, इन दैट केस द फॉर्मूला विल बी चेंजेस लाइक दिस। आपके पास क्वेश्चन भी दो टाइप से आ सकता है। कंसीडर द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एज वोलेटाइल इन नेचर, देन व्हाट इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सिंपल सा क्वेश्चन है। That will be sum of the partial pressures of solute as well as solvent, which are also equal to the vapor pressure of pure components multiplied by their mole fraction. क्लियर? तो दोनों का समेशन ले लिया हमने। तो जैसे भी क्वेश्चन आता है रिटर्न करके कंफ्यूज नहीं होना है। अगर दोनों वोलेटाइल कैरेक्टर के हैं तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। एक नॉन वोलेटाइल हो गया, सॉल्वेंट नॉन वोलेटाइल या सोल्यूट नॉन वोलेटाइल अगर आपने बोला, तो जो नॉन वोलेटाइल रहेगा वो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट का 0, ठीक है, मतलब उसका पार्शियल प्रेशर ही 0 हो गया ओवरऑल। तो प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू P1 नॉट X1, as we know that sum of the mole fractions of all the components present in a mixture is always unity 1 होता है। so X1 plus X2 equals to 1 लिख सकते हैं हम। so X1 के प्लेस में हम रख सकते हैं 1 minus X2, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, X1 है, X2 है, X3 है, जितना भी रहेगा सबका समेशन क्या लिखते हैं हम, इक्वल्स टू 1। तो ऐसे ही हमारे पास बाई कंपोनेंट सॉल्यूशन आया, X1 प्लस X2 इक्वल्स टू 1 हो गया। तो X1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस X2। ये हो गया राउल्ट्स लॉ के लिए, ठीक है। होप द पॉइंट इज क्लियर नाउ। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, राउल्ट्स लॉ में है क्या बेसिकली। नेक्स्ट आते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा, इट इज सिंपली द रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग। पहले कितना वेपर प्रेशर था वो कितना डिक्रीज कर गया, ठीक है। तो कितना वेपर प्रेशर में डिक्रीज हुआ वो डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, दैट विल बी टेकन एज द रेशियो। आई थिंक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर लोअरिंग। वेपर प्रेशर लोअरिंग इज सिंपली द डिफरेंस between high vapor pressure and low vapor pressure, and relative vapor pressure lowering is the ratio of that difference with the vapor pressure of pure component. Yes, Bhavya, I think the point is clear now. Yes students, चलिए ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम। दैट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। डायरेक्ट हमने फॉर्मूला लिखा है, डेरिवेशन नहीं सिखाने जा रहा हूं मैं यहाँ पे, डायरेक्ट फॉर्मूला है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और वी कैन से एट द प्लेस ऑफ डेल्टा P as P1 naught minus P upon P1 naught. I am writing here P1 to indicate the vapor pressure of pure solvent and only P indicates vapor pressure of solution, correct? सो डेल्टा पी के प्लेस पे हमने P1 नॉट माइनस पी लिखा, अपॉन P1 नॉट है, रिलेटिव है, मतलब एक को स्टैंडर्ड कंसीडर करके उससे हम कोरिलेट कर रहे हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अगेन अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की जगह पे 1 माइनस X2 लिखा है, सो दैट विल बी ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 माइनस X2 लिख दिया तो भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हमने लिखा है मोल फ्रैक्शन X फॉर सोल्यूट। तो सोल्यूट के प्लेस पे अगर लिखना हो तो 1 माइनस X1 हम लिख सकते हैं फॉर सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा ये जस्ट, ठीक है। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। सिंपल से टर्म्स हैं, अभी बहुत इजी है चैप्टर ये। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, अगर हमारे पास कोई भी लिक्विड है एक फिक्स टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है। बट बॉइलिंग पॉइंट को आप ऐसा नहीं बोलना है इट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस फेज। नहीं, लिक्विड चेंज गैसियस फेज में तो नॉर्मल वेपोराइजेशन वाले प्रोसेस में ही होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट और वेपोराइजेशन टेम्परेचर में डिफरेंस क्या हो गया, दिस इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उस टेम्परेचर को क्या बोलते हो आप, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हो, ठीक है। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्विवेलेंट हो जाए उसको आप बॉइलिंग पॉइंट बोलते हो। और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या है, अगर उसी प्योर सब्सटेंस में आपने थोड़ा सा ऐसा नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट ऐड कर दिया जिससे एक दूसरे टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट हो गया सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन बना लिया, अभी वो सॉल्यूशन
इनिशियल वाले टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, तो उस केस में जितना इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। क्या बोलेंगे इसको हम? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। It means at boiling point of the substance, the vapor pressure of liquid is equal to the atmospheric pressure, and elevation of boiling point is due to addition of less volatile or non-volatile solute in solvent. इसको आप इंडिकेट करते हो सिंबल डेल्टा टीबी से, and this is equal to the boiling point of solution minus boiling point of pure solvent. जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, सपोज हमारे पास वाटर है, तो बॉइलिंग पॉइंट हम कंसीडर करते हैं मेनली 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन सपोज 100 ml वाटर में आपने 10 ग्राम ऐड कर दिया, 5 ग्राम ऐड कर दिया सॉल्ट, ठीक है, NaCl ऐड कर दिया जस्ट, तो होगा क्या? जो ओवरऑल बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन बनने के बाद वो 102, 103 या 105 के आसपास हो जाएगा, ठीक है, मतलब 105 डिग्री के आसपास जाने के बाद बॉयल होगा। तो जितना ये 4, 5 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, वॉट एवर द डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी, जितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ बॉइलिंग पॉइंट वाला, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? सिंस बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, so we can say delta TB is directly proportional to the molality of the solution, small m के proportional होता है बेटा, ठीक है। boiling point of the solution, sorry, elevation of boiling point of the solution is directly proportional to the molality of the solution, small m। हमने molarity क्यों नहीं लिखा? Because molarity depends on the temperature। clear? हम molality लिखते हैं, मोलैरिटी लिखने का रीजन क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, जैसे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट रखा अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट रखा, तो केवल क्वांटिटी को ही काउंट कर रहे हैं, और टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्वांटिटी में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो हम मोलैरिटी कंसीडर नहीं करते, मोलैलिटी कंसीडर करते हैं टू मेजर द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। दिस इज द बेसिक रीजन दैट मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। चलिए यहाँ पे किसी कांस्टेंट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये लिख दिया हमने KB इंटू एम, किसका वैल्यू? डेल्टा टीबी का। क्लियर? तो ये हो गया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए। नेक्स्ट पार्ट हम आते हैं इसमें, कैसे हम इसको मोलर मास से या मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट से कैसे इंडिकेट करेंगे, कोरिलेट कैसे करेंगे? तो आपको जस्ट फॉर्मूला याद रखना है बेटा कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज रिलेटेड विद द मोलालिटी along with KB, where KB is known as boiling point elevation constant और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। KB को क्या बोलते हैं हम? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। KB का यूनिट भी एमसीक्यू में आने के चांसेस होते हैं, KB एंड KF, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, दोनों के लिए यूनिट्स भी एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस होते हैं। आपको फॉर्मूला क्या लिखना है? डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी W2 by M2 W1 in kg। प्लीज रिमेंबर हियर W1 शुड बी प्रेजेंट इन किलोग्राम, तो यहाँ पे हो जाएगा, और यही अगर ग्राम में हमने कन्वर्ट कर दिया तो हम लिख सकते हैं 1000 KB इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिपेंड्स कि क्वेश्चन में क्या यूनिट दिया हुआ है उसके बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होता है? पहले फ्रीजिंग पॉइंट देख लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है आपके पास? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू इट्स सॉलिड फेज वेपर प्रेशर, ठीक है। पहले लिक्विड है हमारे पास, वो सॉलिडिफाइड हो रहा है, तो प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम? फ्रीजिंग। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या है? ऐसा टेम्परेचर जिस पे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम लिक्विड के सॉलिड स्टेट वाले वेपर प्रेशर के इक्विवेलेंट हो जाए, उसी को क्या बोलेंगे हम? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या है? एट फ्रीजिंग पॉइंट of a liquid, vapor pressure of liquid becomes equal to vapor pressure of its solid phase, but depression of freezing point is caused by addition of a non-volatile solute or less volatile solute into the solution। तो डिप्रेशन कितना हुआ? जितना डिक्रीज कर गया, सिंपल सी बात है, जितना डिक्रीज कर जाएगा उसी को क्या बोलेंगे हम? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जब भी आपके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आता है उसका वैल्यू माइनस में गिवन होता है, ठीक है, मतलब वो डिक्रीज कर रहा है, जीरो से नीचे जा रहा है सपोज, या जो इनिशियल वैल्यू है उससे हमेशा नीचे जाएगा, ठीक है। सो इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा TF एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज TF0 minus TF, where TF0 is the
TF naught is the freezing point of pure solvent. TF is the freezing point of solution. Since it is also a colligative property, so that we can say delta TF equals to KF into M, where KF is called as freezing point depression constant और मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट. किसको बोलते हैं हम? KF को. ठीक है, सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी है, जैसा डेल्टा टी भी है सेम टाइप से डेल्टा TF है. दोनों के न्यूमेरिकल्स भी हम सेम टाइप से ही सॉल्व करते हैं, कुछ चेंजेस नहीं है वहां पे ज्यादा. सो डेल्टा TF इक्वल्स टू व्हाट? KF into W2 upon M2 W1 in kg, or we can also write 1000 KF W2 upon M2 into W1. क्लियर? अंडरस्टूड? डिपेंडिंग ऑन द यूनिट क्या दिया हुआ है उसके बेसिस पे हम रखेंगे इसके वैल्यू को. नेक्स्ट इज लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपके पास, ऑस्मोसिस. व्हाट इज मीन बाय ऑस्मोसिस? इट इज सिंपली द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स through the semi-permeable membrane from a solution of lower concentration to higher concentration. मतलब क्या है? अगर हमारे पास सपोज ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये साइड में हमने लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इधर हमने डाइल्यूट सोल्यूशन रखा हुआ है और इधर हमने कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन रखा हुआ है. तो उस केस में क्या होगा? सपोज अगर ये सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डाइल्यूट से कहां पे जाएगा? इसके अंदर से पास होते हुए कहां पे चला जाएगा? कॉन्सेंट्रेट की तरफ चला जाएगा. इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? यूनिडायरेक्शनल फ्लो. ठीक है, एक सिंगल डायरेक्शन में वापस अगर वहां से यहां तक लेके आना चाहे तो हमें इधर एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करने पड़ेगा, या फिर नेचुरली ये प्रोसेस फिर पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है, सो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है ऑस्मोसिस. बस फैक्ट इसका यही है, याद रखना है. फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहां से कहां तक होगा? लो कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन की तरफ होगा, बिकॉज लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले में सॉल्वेंट का क्वांटिटी ज्यादा है और हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले में सॉल्वेंट का क्वांटिटी कम है. तो ये फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर ना हो जाए. इसका मतलब जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होगा सॉल्यूशन से किसकी तरफ फ्लो होगा? सॉल्यूशन से नहीं बोल रहे हैं बेटा हम, आपके पास दो सॉल्यूशंस हैं. सपोज एक साइड में आपके लेफ्ट हैंड साइड में मान लीजिए ज्यादा कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन है, ठीक है. राइट साइड में आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है, करेक्ट. सो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ फ्लो होगा. इसी को हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस. क्या बोलेंगे बेटा? ऑस्मोसिस. इक्वल कॉन्सेंट्रेशन विल बी अटेन्ड ओनली एट इक्विलिब्रियम. यस श्योर, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन जब तक नहीं हो जाएगा तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा. जैसे ही इक्वल कॉन्सेंट्रेशन हुआ दोनों का, वो कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, इसको आप दूसरे टाइप से भी बोल सकते हो. दूसरे टाइप से कैसे बोल सकते हैं? फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन आपने बोला, मतलब जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड वाला है उसमें से तो और फ्लो नहीं होगा, क्योंकि वहां पे तो ऑलरेडी सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है. लेकिन जो डाइल्यूट होगा उसमें तो सॉल्यूट पार्टिकल्स कम है ना, तो उसमें कंपैरेटिवली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर कम रहेगा, तो वो मॉलिक्यूल्स इजीली फ्लो हो सकते हैं. जिसको पहले से ही बांध के रखा हुआ वो कहां से घूमेगा? क्लियर? अंडरस्टूड? नहीं, दोनों साइड से फ्लो नहीं होगा बेटा देविका, दोनों साइड से फ्लो नहीं होता है. हम यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं. यूनिडायरेक्शनल का मतलब ही होता है सिंगल डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में होता है फ्लो. दोनों डायरेक्शन में कैसे पॉसिबल है? ठीक है, चलिए. तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है बेटा? हाँ, एक चीज और मैं बताने जा रहा था आपको कि अगर आपके पास डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ फ्लो होता है, न कि कॉन्सेंट्रेट से डाइल्यूट की तरफ. वर्ड में थोड़ा सा चेंजिंग होता है, ध्यान से रीड करिएगा अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो. हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिक्विड टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिक्विड भी वर्ड लिखा होता है. हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट वर्ड भी लिखा होता है. तो याद रखिएगा, जहां पे ज्यादा सॉल्वेंट रहेगा उधर से ही कम सॉल्वेंट की तरफ फ्लो होगा. तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन बोला था या लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन बोला था. आपको जस्ट समझना है कि किसके कॉन्सेंट्रेशन की बात की जा रही है, कौन से क्वांटिटी की बात कर रही है. कि अगर सॉल्वेंट के कॉन्सेंट्रेशन से हाई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट से लो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट की तरफ जा रहा है तो प्रोसेस इज ऑस्मोसिस. डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है तो प्रोसेस इज ऑस्मोसिस. ठीक है, लेस कॉन्सेंट्रेटेड से मोर कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ जा रहा है देन प्रोसेस इज ऑस्मोसिस.
तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, ठीक है। लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, यस बेटा भाव्या, करेक्ट। लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेशन हम सॉल्यूशन के लिए कंसीडर करेंगे, ठीक है। जब वहां पे वर्ड इंडिकेट कर देगा कि सॉल्वेंट है, तो हमेशा हम हाई सॉल्वेंट टू लो सॉल्वेंट, फिर हम क्वांटिटी पे आ जाएंगे सीधा, कि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है वहां से सॉल्वेंट फ्लो होगा, बट होगा सॉल्वेंट ही, ठीक है। सॉल्यूट में कोई चेंज नहीं होना है। नेक्स्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, देखो, द प्रेशर applied on the solution, the pressure applied on the solution which can stop the flow of solvent molecules through the semi permeable membrane, that will be considered as osmotic pressure। मतलब इतना प्रेशर हम अप्लाई कर दें, इतना प्रेशर हम अप्लाई कर दें कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस ही स्टॉप हो जाए। मतलब सपोज हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ से फ्लो स्टार्ट हुआ कॉन्सेंट्रेट की तरफ, हमने डाइल्यूट को कंप्रेस कर दिया, ज्यादा प्रेशराइज कर दिया, ठीक है। अगर हम इसको प्रेशराइज कर देंगे तो जो गैपिंग है थोड़ी बहुत वो मिनिमाइज हो जाएगी, अब उतना इजीली मूव ही नहीं कर पाएंगे पार्टिकल्स, ठीक है। हालांकि वो इनकम्प्रेसिबल है, बट इनकेस अगर ऐसा हमने अप्लाई कर दिया तो, या फिर जो पोर्स बने हुए हैं जहां से पास आउट हो रहा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ऊपर ही हम इतना प्रेशर अप्लाई कर दें तो भी नहीं पास आउट होगा, मेम्ब्रेन का जो पोर्स है जहां से पास आउट हो रहे हैं वही बंद हो जाएगा, तो पासिंग नहीं होगी। क्लियर, डेफिनेटली इसको पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर है, लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर में वॉन ऑफ बॉयल्स लॉ है, which states that osmotic pressure of a dilute solution varies directly with the concentration at constant temperature. So mathematically you can say pi is proportional to C, because concentration number of mole upon volume होता है, ये colligative properties है, तो number of mole of solute upon volume of solution भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे। वन हाफ चार्ल्स लॉ क्या है? वन हाफ चार्ल्स लॉ also indicates that osmotic pressure of the solution is directly proportional to the temperature of the solution, ठीक है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा डेफिनेटली ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उतना ही फास्ट मूवमेंट होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसको स्टॉप करने के लिए भी हमें उतने ही क्वांटिटी में प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसको आप ऑस्मोटिक प्रेशर बोल रहे हो, टू स्टॉप द फिनोमिनन ऑफ ऑस्मोसिस। इन्हीं दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो वैन हॉफ जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन आ गया, which can be written as pi equals to n by v into RT और pi v equals to nRT। मोलिकुलर मास से अगर हम कोरिलेट करना चाहें तो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में हम लिख सकते हैं मास अपॉन मोलिकुलर मास, तो मोलिकुलर मास इक्वल टू हो जाएगा WRT अपॉन पाई इनटू v। जस्ट सिंपल कन्वर्जन है और कुछ नहीं। लास्ट है आपके पास वॉन हाफ फैक्टर, हालांकि ये निकाल दिया हुआ है सिलेबस से आपके, लेकिन हम यहाँ पे कुछ इक्वेशंस मैक्सिमम देखेंगे न्यूमेरिकल्स वाले हैं, तो बेस्ड वो मेनली स्टार्टिंग वाले टॉपिक्स जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, बॉइलिंग पॉइंट है, बट यहाँ पे आई टर्म भी यूज हुआ है, ठीक है। सो इसलिए हम यहाँ पे वॉन्ट हाफ फैक्टर को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। हमने आपको थ्योरी के टाइम भी ये एक्सप्लेन किया था कि पूरे टॉपिक को रिमूव नहीं करना है, ओनली यू हैव टू स्किप अबाउट द डेरिवेशन पार्ट, बट यू हैव टू अवेयर अबाउट द टर्म, हाउ इट इज गोइंग टू अप्लाइड, हाउ कैन इट अफेक्ट द अदर टर्म्स वॉट एवर गिवन। क्लियर? सो आई इक्वल्स टू है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमेशा फॉर्मूले के टर्म में जो बेसिकली पूछा जाता है आपसे एग्जाम में मेनली कि कौन सा करेक्ट है, उसमें देखिए, उसमें आपके पास पार्ट आता है, ओ शिट, वन मिनट, कहाँ से गड़बड़ हो गया ये? देखते हैं फाइल है या लॉस तो नहीं हो गया। है अभी, चलिए बच गया, नहीं तो गड़बड़ हो जाता अभी तो। यस, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी
और ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इन दोनों के रेशियो को ही क्या बोलते थे बेटा, हम वांट ऑफ फैक्टर बोलते थे। अब इसी को अगर हम कोरिलेट कर लें तो बेसिकली डिफरेंस कहां से आता है, मैं ये बताने वाला था आपको कि किसका पूछता है आपसे वैल्यू। आपसे जनरली पूछा जाता है एमसीक्यू में मॉलिक्यूलर मास से। तो मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड अपॉन थ्योरेटिकल नहीं बल्कि थ्योरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व्ड होता है। कहां से आता है क्वेश्चन, ये वो देखिए, यहां से कोरिलेट कर दीजिए। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अगर हम लिखेंगे जो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का इंडिकेट होगा, अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट लिखेंगे जो थ्योरेटिकली फाइंड आउट किया हमने। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो अगर मैं N2 यहाँ पे लिखता हूँ NO से सपोज, तो WO अपॉन MO लिख दिया हमने ऑब्जर्व के लिए, और N2 जो यहाँ पे थ्योरेटिकल लिखा NT से लिखा हमने, तो WT अपॉन MT। तो जब हम इन दोनों का रेशियो लेंगे तो हो जाएगा बेटा W2 W नॉट अपॉन M नॉट विच इंडिकेट्स द ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और अपॉन क्या लिखेंगे हम, WT अपॉन मॉलिक्यूलर मास थ्योरेटिकल, तो ये चला जाएगा ऊपर आपका, तो ये हो जाएगा आपके पास M थ्योरेटिकल अपॉन M ऑब्जर्व्ड। ठीक है, बस ये चेंज आपको ध्यान रखना है, कन्वर्जन कैसे हो रहा है। ठीक है, नहीं स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, पीडीएफ आपके पास जाएगा, डोंट वरी अबाउट स्क्रीनशॉट। जस्ट समझते जाइए प्रोसेस को बेटा कि कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाइए, degree of dissociation है alpha equals to I minus 1 upon n dash minus 1, where n dash is the total number of moles in case of weak electrolytes, जो rest number of moles of reactant है या solute है, plus dissociated moles, दोनों का summation है n dash, और 1 minus n dash minus 1 into alpha। जस्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, कुछ ज्यादा यूज इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। यस, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डेल्टा टीबी को हम वांट ऑफ फैक्टर से कैसे कोरिलेट करते हैं वो सामने आपके लिखा हुआ है, ये फॉर्मूलेज आपको अप्लाई करने पड़ेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, और बेसिकली इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आता है। आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ वांट ऑफ फैक्टर को नेग्लेक्ट किया है, नहीं, बोर्ड में जो रिड्यूस्ड सिलेबस में था दैट इज ओनली अबाउट द डेरिवेशन ऑफ द वांट ऑफ फैक्टर, नॉट ओवरऑल वांट ऑफ फैक्टर। क्लियर, ध्यान से समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं अभी हम, ये तो हो गया आपके पास थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन पूरे चैप्टर का। अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस में। क्वेश्चन में आते हैं, दूसरे स्लाइड ओपन करता हूं मैं। चलिए न्यूमेरिकल्स फटाफट सॉल्व करिए और आंसर बताइए बेटा। Which method is used for determination of osmotic pressure? Berkeley-Hartley's method, Beckman method, Lenz-Berger-Walker method, Ostwald-Walker method। कौन सा आंसर करेक्ट है इसमें? ये स्टूडेंट्स डी, ओस्टवाल्ड-वॉकर, डी, क्योंकि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ होता है। नहीं, रॉन्ग जा रहे हो। किसकी बात पूछी जा रही है बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इंडिकेटेड बाय बर्कले-हार्टलेज मेथड। टेक्स्ट बुक को रीड करिए और वहां से आंसर फाइंड आउट करिए। ठीक है, टेक्स्ट बुक रीड करेंगे आप, जब ऑस्मोटिक प्रेशर वाले टर्म को आप रीड करेंगे प्रॉपरली तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। विच मेथड इज अप्लाइड हियर? बर्कले-हार्टले मेथड is used for determination of osmotic pressure। ठीक है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ होता है। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल फॉर एसिड एंड बेस डिसोसिएशन। 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, लेंड्सबर्गर वॉकर मेथड नहीं आता है, वो आता है आपका इसमें एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, बेकमैन मेथड अलग प्रोसेस है, और बर्कले हार्टले मेथड इज मेनली यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करिए। K is 1.82 Kelvin kg per mole, 80 gram of solute dissolved in 400 gram water, molecular weight of solute is 62, calculate freezing point of the solution। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। तो freezing point of the solution you have to say, फॉर्मूला आपके सामने है, पता है आपको फॉर्मूला क्या लगेगा? फ्रीजिंग पॉइंट की बात की जा रही है यहाँ पे, इट मीन्स आपके पास फॉर्मूला था बेटा क्या? डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू 1000 इंटू के एफ इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1।
ठीक है, आप ध्यान दीजिए क्या कि 400 ग्राम क्या है, यहाँ पे वाटर है और KF का वैल्यू है 80 ग्राम, सोल्यूट दिया हुआ है। ठीक है, 80 ग्राम इज सोल्यूट and also it is given that molecular weight of the solute is 62. What is the correct answer? Yes students, yes, try to solve. कैल्सी यूज मत करिए बेटा, कैल्सी तो अलाउड ही नहीं होगा आपको एग्जाम में। तो फटाफट आंसर दीजिए, थोड़ा फास्ट चलते हैं नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, अटक जाएंगे इसी में, क्वेश्चन सब नहीं हो पाएंगे फिर। यस, ट्राई ट्राई ट्राई, जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू को। सी, सी आ रहा है आंसर, सी आ रहा है। एनीवन एल्स? बी, नंदन बी आ रहा है। बेटा थोड़ा सा इक्वेशन ध्यान से सॉल्व करिए, बिकॉज आंसर्स में जब डिफरेंस बहुत कम हो तो वहां पे बहुत केयरफुल हो जाइए। अगर डिफरेंस लार्जर दिया है तब तो डाउट नहीं है, फिर तो 2 डिजिट आपने फाइंड आउट किया तो भी आंसर मिल जाता है। लेकिन जब आंसर बहुत क्लोजर हो उस टाइम पे आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा कैलकुलेशन। ठीक है, आंसर नंबर सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए ठीक है, अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो हैव टू रिप्लाई। अगर नहीं आ रहा है बेटा समझ में तो बोलिए। यस अनिश, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, सी 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 करेक्ट है। चलिए मैक्सिमम लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, अगर किसी को डाउट है, यस W2 इज सॉल्यूट, यस बेटा W2 इज सॉल्यूट, भाव्य W2 is solute. Second term I am taking here solute and W1 और first term जिसके बेस पे 1 लिखा हुआ है that is for solvent. ठीक है, I think आंसर मिल जाएगा अभी सबको फास्ट। नेक्स्ट आते हैं हम, क्वेश्चन है आपके सामने, सेंटीमोलर सॉल्यूशन हैज वॉल्यूम 6 डेसीमीटर क्यूब, कैलकुलेट इट्स नंबर ऑफ मोल्स। कॉन्सेंट्रेशन गिवन है आपके पास कितना, सेंटीमोलर, सेंटीमोलर मीन्स व्हाट, सेंटीमोलर, व्हाट इज मीन बाय सेंटीमोलर? सिंपल सी बात है भाई, सेंटीमोलर अगर दिया हुआ है, मोलर का मतलब क्या लेते हो आप, 1 m, तो सेंटीमोलर का मतलब क्या है, सेंटीमोलर अगर लिख दिया तो उस केस में क्या है 1/100 लिखेंगे ना। ठीक है, 1/100 या फिर m/100 लिख दो, ये हो गया आपके पास सेंटीमोलर सॉल्यूशन। क्लियर, 10⁻², करेक्ट। ठीक है, तो अभी क्या आ गए हम, सेंटीमोलर सॉल्यूशन पता चल गया। व्हाट इज इट्स नंबर ऑफ मोल, हमको पता है नंबर ऑफ मोल कितना होता है। कैलकुलेशन ध्यान से करिए बेटा, कैलकुलेशन ध्यान से करिए और आंसर दीजिए फटाक से। छोटा सा आंसर है भाई, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। क्या चाहिए आपको, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी गिवन है तो C इक्वल्स टू लिख दीजिए, N2/V है, V ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है बेटा वॉल्यूम यहाँ पे 6 डेसीमीटर क्यूब। हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, सेंटीमोलर है, मतलब 0.01 ले सकते हैं ना m/100 को। ठीक है, कितना आ जाएगा 0.06, वेरी गुड। क्या आ गया आपके पास 6 है, अपॉन कितना हो जाएगा N2 का वैल्यू, N2 इज C मल्टीप्लाइड बाई V, तो C का वैल्यू 0.01 है, मल्टीप्लाई कर दिया 6 से आ गया 0.06। ठीक है, एकदम छोटे से क्वेश्चन है, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी बेटा आप लोगों को, स्पीड बढ़ानी है, स्पीड बढ़ाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट कौन है, मोलालिटी, वेरी गुड। सी में क्या है, मोलारिटी कहां से लेके आ रहे हो बेटा नंदन, नहीं नहीं सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। अभी जस्ट पीछे हमने एक्सप्लेन किया था कि क्वांटिटी आपके पास हीट के थ्रू अफेक्ट नहीं होती है, सो मोलालिटी विल नॉट बी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर और डिक्रीज इन टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, डेंसिटी, इन सब में वॉल्यूम आता है। ठीक है, और वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे डेफिनेटली वॉल्यूम में चेंज होता है। ठीक है, बट मोलालिटी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, मास पे डिपेंड है, और मास इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। ठीक है, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं है आपका, ध्यान रखेंगे, थोड़ा ध्यान से सोच के आंसर दीजिएगा। अभी नेक्स्ट आ जाइए, which is not a colligative property, osmotic pressure, freezing point, elevation of boiling point, relative lowering of vapor pressure.
फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा नहीं है? यस, बी, फ्रीजिंग पॉइंट बी बी बी, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। यस स्टूडेंट्स, थोड़ा फास्ट रिप्लाई करिए, सब लोग पार्टिसिपेट करो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, रिस्पॉन्ड करिए एटलीस्ट, नहीं तो मजा नहीं आएगा फिर पढ़ाने में। क्या आंसर है करेक्ट? फ्रीजिंग पॉइंट बी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ये ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑल दीज आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, बिकॉज यहाँ पे सोल्यूट आ जाएगा वो। ये तो फ्रीजिंग पॉइंट की जस्ट बात कर रहा है, सोल्यूट सॉल्वेंट का नाम ही नहीं लिया कहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉज्ड बाय, मैक्सिमम डिप्रेशन कौन किसके थ्रू होगा? फ्रीजिंग पॉइंट में मैक्सिमम डिप्रेशन NaCl, NaCl नहीं है बेटा, ध्यान से सोच के आंसर दीजिए। मैक्सिमम डिप्रेशन इज कॉज्ड बाय ऑप्शन ए, Na2SO4 है। अच्छा, ए वाले काफी ज्यादा हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मैक्सिमम डिप्रेशन, हाउ कैन यू से दिस? ये स्टूडेंट्स, व्हाट इज द रीजन? बोलो बोलो फटाक से, रीजन क्या है? वन टॉप फैक्टर, वेरी गुड, वन टॉप फैक्टर। जहां पे नंबर ऑफ मोल्स जितने ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ मोल्स अगर ज्यादा होंगे बेटा, डिसोसिएशन के बाद पार्टिकल्स अगर ज्यादा हो रहे हैं, तो उस केस में डिप्रेशन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में किसी भी चेंज ज्यादा ऑब्जर्व होगा, कब? जब वन टॉप फैक्टर का वैल्यू ज्यादा होगा। यस, मोर नंबर ऑफ आयन। यहाँ पे आपके पास डिसोसिएशन में 3 आयंस लग रहे हैं, यहाँ पे 2 आयंस आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2 आयंस आ रहे हैं, इसमें तो आयंस ही नहीं आ रहे हैं। तो जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस हैं, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, कैलकुलेट मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.5 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 250 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट हैविंग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 0.01, मॉलिक्यूलर वेट इज आल्सो गिवन। देखो, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट आपको चाहिए, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मतलब Kb का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है फॉर ए सोल्यूशन कंटेनिंग 1.5 ग्राम ऑफ सोल्यूट। तो फॉर्मूला आपके पास पता है, फॉर्मूला क्या है बेटा? कि डेल्टा TB इक्वल्स टू होता है 1000, अभी पीछे हमने देखा, इंटू W2 बाय M2 इंटू W1। Kb के टर्म में चेंज कर दीजिए, यहाँ पे Kb भी है, तो Kb इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल्टा TB इंटू M2 इंटू W1 अपॉन 1000 इंटू W2। जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यूज को, फटाफट आंसर आ जाएगा। यस, रिस्पॉन्ड करिए, आंसर आ गया अदिति। ए 0.1 आ रहा है, 0.1 ए का आंसर आया अभी तक, देखते हैं बाकी लोग का क्या रिस्पॉन्ड है। ये स्टूडेंट्स, कम ऑन, फास्ट फास्ट रिप्लाई करिए, थोड़ी स्पीड बढ़ाइए बेटा कैलकुलेशन का, काफी सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अभी आज। डेल्टा TB M2 W1, डेल्टा TB का वैल्यू कितना है आपके पास? देख लीजिए, डेल्टा TB पता है, हैविंग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 0.01 है सीधा, तो 0.01 लिखा। M2 का वैल्यू मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है ऑलरेडी 60 इंटू W1 का वैल्यू कितना है? मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब 250 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 1000 इंटू W2 का मतलब कितना? 1.5 है, ठीक है। तो 250 4 जा हो गया, 4 15 हो गया, तो ये आ गया आपका 0.15 अपॉन 1.5, ठीक है। तो ये 0 कितना आ रहा है? ये तो 10 जा रहा है, 10 आ रहा है। कुछ गड़बड़ किया क्या? देखते हैं वापस, फॉर्मूला वही रहेगा आपका, क्या वैल्यू रख रहे हैं हम? डेल्टा TB, KB सॉरी, KB का वैल्यू है, चलो देखते हैं। KB इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला आपके पास? चेंज कर दीजिए, डेल्टा TB इंटू M2 इंटू W1 अपॉन 1000 इंटू W2। सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, कितना है? 0.01 इंटू M2 का वैल्यू कितना आ गया आपके पास? 60, मॉलिक्यूलर वेट 60 है, W1 का वैल्यू 1.5 है, डिवाइडेड बाय 1000 इंटू W2 कितना हो गया आपके पास? उल्टा लिख रहा है, यहाँ पे आपके पास है 250 W1
और W2 है 1.5। सॉल्व कर लेते हैं फटाक से आंसर। ये 0.1 आ रहा है, 0.1 आ रहा है, सबका आ रहा है 0.1, तो ठीक है। ये 4 कर लिया हमने, 4 15 कर लिया इधर हमने, 15 से आ गया ये, अगर हमने डिवाइड कर दिया तो 10 आ गया, हाँ 0.1 आ गया, करेक्ट। 0.1 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट भी सॉल्व कर लिया, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट भी सॉल्व कर लिया बच्चा। नेक्स्ट का आंसर क्या आ रहा है, 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड 9 ग्राम ऑफ वाटर, 90 ग्राम ऑफ वाटर आर मिक्स्ड, फाइंड द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर गिवन मोलर मास ऑफ ग्लूकोज 180, मोलर मास ऑफ वाटर 18। कितना आ रहा है बेटा? यस, नेक्स्ट का बी आ रहा है, बी अदिति, बी आ रहा है। एक बार वापस क्रॉस चेक करिए आंसर अपना, कैलकुलेशन चेक करिए, एक बार कैलकुलेशन वापस चेक करो बेटा। जहां भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स आता है ध्यान रखिएगा, अप्रोक्सीमेशन लेने की बहुत कोशिश मत करिएगा जब भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे सीईटी में। 9 ग्राम ग्लूकोज है, 90 ग्राम वाटर है, मिक्स्ड हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है। इट मींस मोल फ्रैक्शन की बात हम कर रहे हैं, सिंपल कन्वर्जन है। फॉर्मूला आपको जस्ट अप्लाई करना है यहाँ पे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फाइंड द रिलेटिव लोअरिंग मतलब डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और इसको लिख देंगे हम N2 बाई N1 डायरेक्ट। तो N2 का वैल्यू कितना है आपके पास, W2 बाई M2 इंटू M2 बाई W1, ये हो जाएगा आपका इंटू M2 M1 बाई W1। रखिए अभी फॉर्मूला, कितना आ रहा है, बी या ए? अदिति कौन सा है, बी और ए दोनों ऑप्शन दे रखा है बेटा। सीईटी में खाली एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है, जेई मेंस एडवांस वाले जैसा नहीं है। ए इज करेक्ट आंसर। अदर स्टूडेंट्स आल्सो प्लीज रिस्पॉन्ड फास्ट। बेटा फिजिकल केमिस्ट्री आपने बहुत सारा प्रैक्टिस किया हुआ है, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, ठीक है। जस्ट फाइंड आउट हियर आंसर कितना आ रहा है। केवल एक ही ने आंसर दिया अभी तक, बाकी लोग का मैंने आंसर नहीं देखा आई थिंक, क्या ठीक है। ए नहीं, बाकी लोगों ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया है। बी सेकंड स्टूडेंट का आंसर आया जस्ट ये अभी तक, समझ में नहीं आ रहा है आई थिंक। जिस लोगों को समझ में नहीं आ रहा है प्लीज रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड, ठीक है। रुकिए मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं। चलिए अभी आप अनम्यूट हो सकते हो, जहां भी डाउट है बेटा पूछ सकते हैं आप, ठीक है। जहां डाउट है आप पूछ सकते हैं, यस। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन एट 276 केल्विन इज 2.5 एटमॉस्फेयर, इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर एट 546 केल्विन अंडर सिमिलर कंडीशन विल बी। ऑप्शन नहीं दे रखा है हमने, आई थिंक ऑप्शन छूट गया, वो देख लीजिए, हो सकता है नेक्स्ट पेज पर रहा होगा। आंसर क्या है इसका, इसमें तो ABCD नहीं है बेटा, फटाफट आंसर दीजिए इसको सॉल्व करके। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन एट 276 केल्विन इज 2.5 एटमॉस्फेयर, इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज 546 जस्ट डबल हो रहा है अंडर सिमिलर कंडीशंस। सिमिलर कंडीशंस में क्या आएगा, टेम्परेचर बढ़ा दिया है, बहुत सिंपल सा आंसर है, डायरेक्ट भी दे सकते हो विदाउट सॉल्विंग एनीथिंग। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज दिस, इज ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब हम सॉल्यूशन चेंज नहीं कर रहे हैं, जस्ट टेम्परेचर को चेंज कर दे रहे हैं, 5 हो जाएगा। डेफिनेटली देख रहे हो बेटा, आपके पास क्या है फॉर्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, पाई इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम, N2 बाई वी आर इंटू टी। हम टेम्परेचर ले रहे हैं, तो अगर ये सबको हम कांस्टेंट ही रखना है तो इसका मतलब पाई 1 बाई T1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई 2 बाई T2। क्लियर, रख दीजिए वैल्यू, किसका फाइंड आउट करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 का वैल्यू। तो पाई 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई 1 इंटू T2 अपॉन T1। पाई 1 का वैल्यू है 2.5, T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास 576 डिवाइडेड बाई 276 है, 546 है सॉरी, और ये हो गया 2 टाइम्स सीधे, तो आ गया आपके पास आंसर 5।
ठीक है, 1.25 कहाँ से लेके आ रहे हो बेटा, 4.9 कुछ भी आंसर लेके आ रहे हो? ऐसा नहीं बेटा, एकदम सिंपल सा आंसर है भाई, एकदम सिंपल से कॉन्सेप्ट है आपके पास। जस्ट आपको अप्लाई करना है ये रूल, π1/T1 इक्वल्स टू π2/T2। हम यहाँ पे कोई भी सॉल्वेंट या सोल्यूट चेंज नहीं कर रहे हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स तो हमने एक्स्ट्रा किए ही नहीं, हमने वेरिएशन किस में किए, जस्ट टेम्परेचर में वेरिएशन किए हैं, टेम्परेचर चेंज कर दिया है। तो आपको भी पता है अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ जाएगी, पास होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, तो उसको ब्रेक करने के लिए डेफिनेटली ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो 1.5 तो वैसे भी नहीं आएगा, जस्ट कॉमन सेंस की बात है कि 1.25 तो आएगा नहीं, 2.5। मान लीजिए कि थोड़ा सा आपने टेम्परेचर किसी को 276 केल्विन पे रखा हुआ है, तो उसकी स्पीड 2.5 पर किलोमीटर है सपोज, ठीक है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी ना, कम थोड़ी होने वाली है 1.25 से। क्लियर है? यस, समझ में आ गया सबको? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ स्टूडेंट्स एंड आस्क द क्वेरी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क हियर, डोंट बी हेजिटेट। यस, नहीं समझा? फॉर्मूला देखो क्या है बेटा आपके पास, पाई इक्वल्स टू होता है N1 RT1 सपोज हमने लिखा, और π2 लिख दिया हमने सेकेंड कंडीशन के लिए N2 RT2। ठीक है, यहाँ पे सॉल्वेंट सॉल्यूट नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ पे जस्ट हम नंबर ऑफ मोल्स सेम रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं है नंबर ऑफ मोल्स में, सेम सॉल्यूशन अंडर सिमिलर कंडीशन बोला है, मतलब N1 इक्वल्स टू N2 है, R दोनों में कांस्टेंट है। तो अगर हम ले लें π1/π2 तो क्या हो जाएगा, ये जस्ट T1/T2 ही हो जाएगा ना। ठीक है, अगर ये T1/T2 हो रहा है तो आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं फिर हम। अभी थोड़े से डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहा हूं मैं थोड़ा सा। आइडेंटिफाई द कंपाउंड, क्वेश्चन है आपके पास, आइडेंटिफाई द कंपाउंड among the following of which 0.1 m aqueous solution has highest boiling point। अब यहां भी देखो कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखा है, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखा है, ऑप्शन नंबर डी, डी। अदर स्टूडेंट्स? यस, डी, आई इक्वल्स टू 4 है, यस। वन टॉप फैक्टर का वैल्यू 4 है बेटा, सो डेफिनेटली फेरिक क्लोराइड आएगा, क्योंकि 4 आयंस है, ग्लूकोज में पॉसिबल नहीं है, सोडियम क्लोराइड में 2 है और कैल्शियम क्लोराइड में भी 3 है, और फेरिक क्लोराइड आपके पास डिसोसिएशन में 4 आयंस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, वेरी गुड आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, सॉल्युबिलिटी ऑफ solubility of which among the following solid in water changes slightly with temperature। बहुत स्मॉल अमाउंट में वेरी करेगा, स्लाइटली चेंज होगा वाटर के साथ। यस, ट्राई करिए, ये आपके पास टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है आंसर। टेक्स्ट बुक अगर आप जस्ट रीड कर रहे होंगे ना रिवीजन में, तब भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा आराम से। NaNO3, क्या बात कर रहे हो बेटा, वेरीज, क्या बोला इसने, solubility of which among the following solid in water changes slightly with temperature। स्लाइड चेंज होता है टेम्परेचर के साथ, ऑप्शन नंबर सी, KBr। सब लोग आंसर दे रहे हो अलग अलग, ऑप्शन नंबर डी, ए वापस आ गया, डी, मैक्सिमम लोगों का आंसर डी है। थिंक अबाउट दिस, अगर आप नाइट्रेट सॉल्ट लेते हो बेटा तो सॉल्युबिलिटी बहुत फास्ट होती है, क्योंकि नाइट्रेट सॉल्ट बहुत इजीली सॉल्युबल होते हैं, सल्फेट से डिक्रीज करता है, और हाइलाइट जो होते हैं वो हाईली सॉल्युबल होते हैं, तो NaBr डेफिनेटली ज्यादा सॉल्युबिलिटी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा भी हम चेंज कर देंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी, इंक्रीज कर दिया तो इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज किया तो डिक्रीज हो जाएगी, ज्यादा सेंसिटिविटी शो करेगा। नेक्स्ट आ जाइए, the osmotic pressure of solution containing 34.2 gram of cane sugar in 1 liter of the solution at 20 degree Celsius। आपसे पूछा है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। यस, ट्राई टू सॉल्व नाउ। फॉर्मूला सेम है, कोई चेंज नहीं करना है फॉर्मूले में, सेम टाइप से अप्लाई करना है आपको। देखो फॉर्मूला क्या है,
पाई इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम, पाई इक्वल्स टू N2/V R इंटू टी। जस्ट यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। आंसर आ गया। हाँ बेटा, प्रैक्टिस के लिए आपने टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल किए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। रिवीजन करिए, जस्ट जितना मैक्सिमम हो सकता है सॉल्व करिए टेक्स्ट बुक के सारे एग्जांपल्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, कन्वर्जन, रिएक्शन सब सॉल्व करिए। ए, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 2.4, 2.4, 2.4। यस अदर स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ भाई, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर, एक चैप्टर को कितना टाइम देना चाहिए? अभी बेटा टाइम की बात ही मत करो, उतना टाइम ही नहीं है कि आप एक चैप्टर को उतना टाइम देंगे। तो अभी जितना मैक्सिमम हो सकता है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, पूरी ताकत लगा दीजिए, एकदम पूरी ताकत लगा दीजिए। 2.4, 2.4 आ रहा है, 2 बार आ गया 2.4। बाकी लोग आंसर करो भाई, जल्दी करो, फटाफट सॉल्व करिए, स्पीड बढ़ाइए बेटा, और अप्रोक्सीमेशन की दुनिया से थोड़ा सा बाहर आ जाइए, पूरा नहीं, थोड़ा सा बाहर आ जाइए। देख लीजिए, फटाफट आंसर रखते हैं हम। N2 को चेंज कर दिए, नहीं दिया मास, मॉलिक्यूलर मास में तो पता है ना हमें, चेंज कर देते हैं। मास मतलब क्या है W2, मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या है M2, V इंटू R इंटू टी, रख दो वैल्यू। ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा ही है हमारे पास, कितना ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा, इतना हो गया आपके पास सोल्यूट का वैल्यू। ठीक है, सोल्यूट कितना है आपके पास 34.2, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है ऑलरेडी कितना है 342, रख दिया 342। वॉल्यूम दिया है कितना 1 लीटर, आर का वैल्यू कितना रखेंगे 0.08 रखेंगे। बहुत बार कंफ्यूजन होता है आपको आर का वैल्यू रखने के लिए, तो जहां भी आपके पास सॉल्यूशन की बात आएगी वहां पे हमेशा आप आर का वैल्यू 0.082 बिकॉज लीटर में रखेंगे, यहाँ पे सारा यूनिट वही है ना लीटर वाला, तो वही सेम कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। ठीक है, और आपके पास आर का वैल्यू भी रख दिया हमने। टी का वैल्यू कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री का मतलब 273 प्लस 20 कितना हो गया 293। जस्ट सॉल्व कर लीजिए, ये दोनों कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1, ये हो गया 0.08, ये हो गया 293। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया 2.4। यस 2.4 इज द करेक्ट आंसर, 2.4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। यूनिट क्या हो जाएगा बेटा इसका, एटमॉस्फेयर। यूनिट क्या लिखेंगे, एटमॉस्फेयर, बिकॉज आर के यूनिट में एटमॉस्फेयर है, लीटर एटमॉस्फेयर में दिया हुआ है आर का वैल्यू। वेरी गुड, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच अमंग द फॉलोइंग इक्विमोलर एक्वा सॉल्यूशन वांट हाफ फैक्टर हैज द लोवेस्ट वैल्यू। चलिए बोलिए, वांट हाफ फैक्टर का वैल्यू सबसे लोवेस्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। क्या बात कर रहे हो, वांट हाफ फैक्टर का वैल्यू सबसे लोअर होना चाहिए यूरिया। वेरी गुड, डी मैक्सिमम लोगों के आंसर आ रहे हैं। वांट हाफ फैक्टर का वैल्यू मैक्सिमम, मैक्सिमम है लोवेस्ट वैल्यू, सॉरी लोवेस्ट वैल्यू, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ठीक है, वैसे ये वांट हाफ फैक्टर्स पे है तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं, इसको स्किप भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट आ जाओ, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशन विल बी हाईएस्ट फॉर। यस ये क्वेश्चन है, क्योंकि आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है ये, फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए बेटा, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलर मोलल एक्वस सॉल्यूशन विल बी हाईएस्ट फॉर, कौन सा आंसर करेक्ट है, हाउ, डी। डी बेटा यूरिया है ना, यूरिया कैसा था, डिसोसिएट नहीं होता ना कैटायंस और एनायंस में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। ठीक है, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में। ओके, चलिए, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलर एक्वस सॉल्यूशन विल बी हाईएस्ट फॉर विच वन, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, डी आ रहा है इक्विमोलर सॉल्यूशन के लिए। स्टूडेंट्स थोड़ा स्पीड बढ़ाओ भाई, C6H12O6, वेरी गुड, सेम कॉन्सेप्ट है, ये भी कैटायंस और एनायंस में तो डिसोसिएट होगा नहीं, अगर डिसोसिएट नहीं होगा तो वांट हाफ फैक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा इसके लिए, 0 ही रख दीजिए। ठीक है, डिसोसिएट तो हुआ ही नहीं है तो मिनिमम वैल्यू रहेगा इसका, और हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा इसका। क्लियर, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन, 0.2 मोलल एसिड HX, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 0.2 मोलल acid HX is 20% ionized in solution. Kf is 1.86 Kelvin molality inverse. The freezing point of the solution is,
ट्राई करिए, आपके पास 2 मिनट है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, पूरे 2 मिनट्स में आपको दे रहा हूं ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, थोड़ा सा फास्ट करना है आपको। ए कितना है, माइनस का 0.45 आ रहा है। डी ए कौन सा, अच्छा डी उसका ऑप्शन दिया है आपने, ए इसका ऑप्शन दिया है अदिति। ए थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, 0 पॉइंट कितना आ रहा है, सॉल्व करिए, कैलकुलेशन बराबर करिएगा। 0.45 माइनस में, हाँ यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है तो आप अप्रोक्सीमेशन लेके सॉल्व कर सकते हो। नंदन ए, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट वन, अदर स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड फास्ट। यस बेटा, जब भी नहीं आ रहा है अनम्यूट करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, आई का वैल्यू। तो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एसिड है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं आपको, ठीक है। तो फर्स्ट आते हैं हम, पहले तो वॉन्ट हाफ फैक्टर का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। जब हम लिखते हैं डिसोसिएशन ऑफ HX तो होता क्या है एग्जैक्टली, H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और X माइनस में। इसने क्या बोला है कि HX आप हाइड्रोजन एसिड भले ही समझो, बट आयोनाइजेशन कितना हुआ है, ओनली 20%। इसका मतलब ये वीक है, तो इसके लिए हमने इक्विलिब्रियम का साइन दे दिया, ठीक है। अगर ये 1 मोल आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे इसके टोटल, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये 1 मोल हुआ तो बचा हुआ कितना, अल्फा, तो ये भी अल्फा हो जाएगा और ये भी अल्फा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम टोटल आई का वैल्यू देखें तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, बिकॉज 2 आयंस फर्निश्ड हो रहे हैं, लेकिन ये 2 आयंस पूरे नहीं फर्निश्ड हो रहे हैं। कितने बन रहे हैं यहाँ पे, 20% ही डिसोसिएशन हो रहा है। तो अगर 20% डिसोसिएशन है, फॉर 20% डिसोसिएशन, ये परसेंटेज डिसोसिएशन है, 20% डिसोसिएशन है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 20/100 हो गया। तो आई का वैल्यू हम क्या लिखते हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस ये कितना हो गया 2 अल्फा डिवाइडेड बाई टोटल कितना लिया था 1। तो कितना आ गया बेटा हमारे पास अल्फा का वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट ही होता है ना, तो इसका मतलब कितना हुआ 0.2 हो गया ये, तो रख दीजिए वैल्यू अल्फा की जगह पे। तो 1 माइनस 0.2 प्लस 2 इंटू 0.2 रख दिया हमने, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, 0.4 पॉजिटिव, तो 1.2 आ गया आई का वैल्यू। अभी आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, डेल्टा टी एफ फाइंड आउट करोगे। डेल्टा टी एफ के लिए सिंपल फॉर्मूला है कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता है आई इंटू के एफ इंटू एम, बाकी वैल्यूज गिवन ही है आपके पास, 1.86 है के एफ का वैल्यू, ठीक है। और मोलालिटी, मोलालिटी यहाँ पे दिया हुआ है 0.2 मोलल, जस्ट रखिए, आई का वैल्यू निकाल ही लिया है आपने, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइनल आंसर आ गया आपके पास। आई का वैल्यू 1.2, के एफ का वैल्यू 1.86 और मोलालिटी का वैल्यू 0.2, जस्ट सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया इन केल्विन, करेक्ट। ए इज द राइट आंसर, वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर, गुड अटेम्प्ट स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम फिर। आई थिंक ये प्रोसेस समझ में आ गया, ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस 99% हैं, समझ लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस 99% हैं। ये पूरे सिलेबस से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है परसेंटेज डिसोसिएशन से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ, ड्यूरिंग डिप्रेशन ऑफ, 1 मिनट क्या हो रहा है ये, ड्यूरिंग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन ए सॉल्यूशन द फॉलोइंग आर इन इक्विलिब्रियम, कौन से इक्विलिब्रियम पे होते हैं, हम क्या प्रोसेस देख रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो डेफिनेटली सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम होना चाहिए। यस स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड दिस वन, क्या करेक्ट आंसर रहेगा, लिक्विड सोल्यूट सॉलिड सोल्यूट, सोल्यूट कहां पे है बेटा, लिक्विड तो सोल्यूट है ही नहीं, ठीक है। हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हम लिक्विड था पहले से, उसकी बात कर रहे हैं, लिक्विड सोल्यूट सॉलिड सोल्यूट तो पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, लिक्विड सॉल्वेंट होना चाहिए, सॉलिड सोल्यूट इक्विलिब्रियम पे होते हैं ड्यूरिंग द फ्रीजिंग, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस के टाइम पे पूछ रहा है तो इसलिए इक्विलिब्रियम कंडीशन वही फॉलो करेंगे आप।
चलिए नेक्स्ट आ जाइए। When 20 gram of naphthoic acid C11H8O2 is dissolved in 50 gram benzene, KF is this freezing point depression. नेप्थोइक एसिड का मास गिवन है आपके पास, कितना है मास? दिस वन। इसका मतलब आपके पास W2 का वैल्यू दिया हुआ है बेटा 20 ग्राम, और दिया है आपके पास 50 ग्राम बेंजीन, तो W1 हो गया 50 ग्राम। KF का वैल्यू भी गिवन है आपके पास 1.72। यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 2 केल्विन, डेल्टा TF भी आपके पास गिवन है 2 केल्विन है। द वांट हाफ फैक्टर आई पूछ रहा है, सिंपल जस्ट फॉर्मूला लगा देंगे हम। वांट हाफ फैक्टर आई के लिए क्या होता है फॉर्मूला? डेल्टा TF इक्वल्स टू 1000 KF इंटू W2 अपॉन M2 W1 लिखते हैं, यहीं पे हम I का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका B। ये स्टूडेंट्स, यस यस, थोड़ा फास्ट चलिए बेटा। आई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जस्ट कितना आ रहा है आंसर कैलकुलेट करके बोलिए। 2 मिनट्स है आपके पास, थोड़ी स्पीड बढ़ाइए। अरे फटाफट सॉल्व करो बेटा, थोड़ा फास्ट सॉल्व करिए। कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 4-5 क्वेश्चंस मैक्सिमम हमें सॉल्व करने हैं, और थोड़ी स्पीड बढ़ाइए, खत्म करते हैं फास्ट थोड़ा। अदिति, नंदन, भाव्या, ट्राई करो बेटा, ट्राई करो। निशांत, प्रतीक्षा, मैथिली, ट्राई करिए सब लोग, ट्राई करो बेटा। ए एंड सी दो ऑप्शंस आ रहे हैं, 0.5 और 2, जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ए, भाव्या प्लीज चेक योर आंसर अगेन, प्लीज चेक योर सॉल्यूशन जहां पे आपने सॉल्व किया है बेटा। कैलकुलेशन चेक करिए, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए फटाफट, तो कैलकुलेशन चेक करिए। यस यस, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ बेटा। 0.5 दिया है आंसर, ठीक है। और कोई? ये स्टूडेंट्स, ए, वेरी गुड, 0.5 द करेक्ट आंसर। जिसका भी आ रहा है जस्ट ये फॉर्मूले में वैल्यू रखना है, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं है बेटा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, 0.5 द करेक्ट आंसर, प्लीज चेक वंस अगेन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन इज, फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है मतलब TF का वैल्यू दिया है, ध्यान रखना। टर्म्स को अगर आप समझते हो तो फटाफट फाइंड आउट करोगे फॉर्मूला कौन सा लगाना है। नेक्स्ट भी हो गया, नेक्स्ट का कौन सा है बेटा? बी सॉल्व कर लिया, ठीक है। आई थिंक द आंसर इज करेक्ट। Freezing point of an aqueous solution is this. Elevation of boiling point of the same solution is Kb. Same solution is Kb equals to 0.512 degree Celsius. Kf is this. Find the increase in boiling point. बहुत सिंपल है, Kb और Kf का अगर हम रिलेशन ले लेंगे तो फटाक से आंसर आ जाएगा। हिंट दे दिया आपको, थोड़ी स्पीड बढ़ा दीजिए। डेल्टा Tb और डेल्टा Tf का जस्ट ले लीजिए आप रेशियो, आंसर आ जाएगा तुरंत। यस, बी 0.0512, yes, that is the correct answer. Very good, very good, very good. If alpha is the degree of dissociation of sodium sulfate, the want of factor I used for calculating the molecular mass. Yes, बहुत सिंपल सा आंसर है C, 1 + 2 अल्फा, 1 + 2 अल्फा, सोच के बोलना बेटा। 1 + 2 अल्फा Na2SO4, yes, 2 अल्फा plus alpha, 3 alpha minus alpha, 2 alpha. Very good, very good. Option number C is correct answer. Option number C is correct answer. Because जब आप इसको डिसोसिएट करोगे बेटा तो होगा क्या, 2Na बनेगा और 1 सल्फेट बनेगा, तो ओवरऑल कितना नंबर ऑफ आयंस फर्निश्ड हो रहे हैं? 3। तो 1 माइनस अल्फा प्लस 2, 3 अल्फा करेंगे तो आ जाएगा ऑटोमेटिकली 1 + 2 अल्फा। वेरी गुड आंसर। नेक्स्ट आ जाओ। A 5.25% solution of a substance is isotonic with a 1.5% solution of urea. कोई भी solution isotonic दिया हुआ है। Molar mass of urea is given here 60 gram per mole in the same solvent. If the density same solvent है, इसका मतलब Kb का वैल्यू सेम है। Remember, Kb का वैल्यू सेम है,
इफ द डेंसिटीज ऑफ बोथ द सॉल्यूशंस आर अज्यूम टू बी इक्वल, चलो डेंसिटी भी इक्वल हो गया, एंड 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस विल बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सॉल्व करिए फटाक से बेटा, फास्ट एकदम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा। डी, डी आ रहा है आंसर, डी, यस यस, डी इज करेक्ट आंसर। सब लोग चेक कर लीजिए, जस्ट एक कैलकुलेशन, जस्ट सेम फॉर्मूला, डेंसिटी सेम है ना बेटा, तो फॉर्मूला भी सेम लगेगा आपका, पाई 1 पाई 2 बराबर है आइसोटोनिक लगा दिया। सीईटी में दो क्वेश्चंस रहेंगे बेटा, दो क्वेश्चन तो सारे रहेंगे, 12th वाले जितने भी चैप्टर से सबसे 2 क्वेश्चन फिक्स्ड हैं। ऑर्गेनिक वाले में 3 तक जा सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, सो केयरफुल रहना है वहां पे मेजर, 3 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक से भी आ सकते हैं। ये चैप्टर छोटा है लेकिन फिर भी 2 क्वेश्चन बड़े आराम से बनते हैं इसके सीईटी में। यस, चलो रिस्पॉन्ड करो भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट का भी दे दिया अदिति, बी, नेक्स्ट का बी है। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट का क्या है। In sodium, sulfate is considered to be completely dissociated into cations and anions in the aqueous solution. The change in freezing point of water delta T1 when 0.1 mole of sodium sulfate is dissolved 1 kg of water is consider the complete dissociation. Complete dissociation की बात किया है, मतलब वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे हम सोडियम सल्फेट के लिए 3। Change in freezing point of water delta TF when 0.1 mole of sodium sulfate is dissolved into 1 kg of water. KF का वैल्यू भी गिवन है, जस्ट फॉर्मूला ही रखना है, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं है। सोडियम सल्फेट वाले के लिए I इंटू के एफ इंटू एम रख दिया, वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू 3 आ गया, सीधे सॉल्व कर लेंगे। हिंट देना है, सिंपल सी बात है बेटा, फॉर्मूला वही रहेगा, डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट बोला है ना, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी एफ, सेम एक ही फॉर्मूले पे चल रहे हैं। डेल्टा टी एफ हो जाएगा आपके पास 1000, आई का वैल्यू तो रहेगा ही मल्टीप्लाई, इनटू के एफ W2 डिवाइडेड बाई M2 W1, जस्ट रख देंगे यहाँ पे आई का वैल्यू, बिकॉज सोडियम सल्फेट का कंप्लीट डिसोसिएशन दिखा रहा है, ये इसका कंप्लीट डिसोसिएशन दिखा रहा है, ठीक है, कंप्लीटली डिसोसिएटेड। तो सोडियम सल्फेट है हमारे पास Na2SO4, कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा तो 2Na प्लस बनेगा और SO4 2 माइनस बनेगा, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट का क्या आ रहा है बेटा, x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन आई माइनस 1, वैसे ये जरूरत नहीं है, डेरिवेशन वाले पे भी ही बेस्ड है, तो कुछ खास जरूरत नहीं थी इसकी, ठीक है, फिर भी आपने कर दिया, गुड आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, इसको आप स्किप कर सकते हो, ये वाला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, इसको स्किप कर सकते हो आप। नेक्स्ट देखिए, KF फॉर वाटर इज 1.86 केल्विन kg per mole. If your automobile radiator holds 1 kilogram of water, how many gram of ethylene glycol must you add to get the freezing point of the solution lowered by minus 2.8 degree Celsius? लास्ट वाला क्वेश्चन है, बताइए। यस, फटाफट आंसर दीजिए तो बेटा, इसका मैंने ऑप्शन नहीं लिया है, आप बता दीजिए आंसर इसका, फॉर्मूला वैसे ही है, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सॉल्व करके बताइए इसका आंसर। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, बस इतने ही क्वेश्चंस करने हैं आपको मेरे हिसाब से, और एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन दिए हुए 93, यस 93 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, 93 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड स्टूडेंट्स। चलो, so that's all for today's session. Next time we'll discuss about other chapter just after this one, 93, ठीक है, वेरी गुड स्टूडेंट्स, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल चैप्टर था आज का, 93.33 लेके आ गए, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 93 आ रहा है आंसर, आंसर में गैपिंग ज्यादा था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज नेक्स्ट क्लास, आई डोंट थिंक स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए आपको रिक्वायरमेंट है, फिर भी हम देखेंगे लास्ट सेशंस में, क्योंकि अभी जो शेड्यूल चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे, बीच में एक कंटेंट ज्यादा हो गया था क्योंकि